गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मयंक सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो एनटीए के पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज मैं एक नेशनल टेस्टिंग अभ्यास का एक नया पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज के बच्चों अपन इस वीडियो में, इस लेक्चर में एनटीए का 45th जो बायोलॉजी का पेपर है 45th वाला, उसको आज अपन सोल्व करते हैं फर्स्ट से लेकर 90 क्वेश्चन तक। तो रेडी, तैयार हैं आप सब? करें बच्चों स्टार्ट। चलो, तो ये 45th पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर क्या है बच्चों? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, दिख रहा ना आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू कॉकरोच, अर्थवर्म एंड मॉस्किटो, कि कॉकरोच, केंचुए और मच्छर में से इन तीनों से के संदर्भ में कौन सा लक्षण कॉमन है जो सब में मिलता है। अब इसको बच्चों टैक्सोनॉमी में ले लो। कॉकरोच अपना कौन से फाइलम का मेंबर हुआ? आर्थ्रोपोडा। अर्थवर्म हम पढ़ते हैं एनेलिडा, और मच्छर भी बच्चों क्या है? आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट है। तो ऐसा फीचर जो इन तीनों में मिले, तीनों में जो कॉमन हो, देखियो बोर्ड पे। पहला, प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस बाह्य कंकाल की उपस्थिति। तो बच्चों काइटिन का जो कंकाल है वो तो आर्थ्रोपोडा में होता है, वो एनेलिडा में नहीं होता। तो ये जो काइटिनस स्केलेटन है वो अर्थवर्म में नहीं मिलेगा, तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधित उपांगों की उपस्थिति, ये भी किसका फीचर है? आर्थ्रोपोडा का, ये भी अर्थवर्म एनेलिडा में नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ टू पेयर ऑफ विंग्स, दो जोड़ी पंखों का पाया जाना, तो बच्चों ये भी इंसेक्ट में होता है, अर्थवर्म में पंख नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ आपके पास है प्रेजेंस ऑफ साइजोसिलोम एज ए ट्रू सिलोम, तो दृढ़ परगुहा पाई जाती है साइजो, ट्रू सिलोम में भी कौन सी है? साइजो। अब बच्चों सिलोम अगर अपन ने पढ़ी, एक इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिलोम, प्रगुहा। वही बॉडी की कैविटी जो मेसोडर्म से घिरी हुई हो, उसी को सिलोम बोलते हैं बच्चों। अब सिलोम के बेस पे अपन तीन पढ़ते हैं, ए सिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ए सिलोमेट, ए लग गया, उसमें तो सिलोम होगी नहीं, उसका एग्जाम्पल आप प्लेटीहेल्मिन्थीज, ध्यान आपको। शूडो का एग्जाम्पल बच्चों एस्के हेल्मिन्थीज, और सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम होती है। अब सिलोमेट भी दो होती है बच्चों, साइजो एंड एंटेरो। तो साइजो तो वो है जो मेसोडर्म के फटने से, स्प्लिटिंग से बनती है। इसके एग्जाम्पल है तीन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। भाई ए सिलोमेट का प्लेटीहेल्मिन्थीज, शूडो का एस्केहेल्मिन्थीज, तो शूडो के बाद सीक्वेंस में याद रखने आपको, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में साइजो हो गई। बचे हुए तीनों फाइलम बच्चों, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकोर्डेटा और कोर्डेटा, इन तीनों में कौन सी आ गई? एंटेरोसिलोम। तो साइजोसिलोम इन तीनों में ही प्रेजेंट होगी, वो एनेलिडा में भी होती है और आर्थ्रोपोडा में। तो ये फीचर इन तीनों का कॉमन फीचर हो गया, और अपना आंसर गया डी। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों आपको, चलो मैं थोड़ा इसका वाइट करके दिखा दूं। दिखा? वही इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो डायग्राम दे रखे हैं बच्चों, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ये जो फोरलिम्ब दे रखा है ये तो किसका है? बैट का, चमगादड़ का फोरलिम्ब, अग्रपाद। ये जो दिखा रखा है ये ह्यूमन का फोरलिम्ब, मानव का हाथ का डायग्राम है, इंटरनल हाथ की हड्डियां बता रखी है। ये सबसे ऊपर ह्यूमरस आ गई बच्चों, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, वही सारे। तो सीधा सा बात है, बैट, ह्यूमन, चीता, वेल, इन सब के फोरलिम्ब बच्चों किसका एग्जाम्पल थे? होमोलोगस, क्योंकि इन सब का ओरिजिन सेम होता है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम से ही है, तो देख लो होमोलोगस, और साथ में ए एंड बी आर एग्जाम्पल हो। फर्स्ट में तो क्या भरना आपको? होमोलोगस ऑर्गन है, और होमोलोगस बच्चों कौन सा इवोल्यूशन दिखाएंगे? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो गया ना। अब सारी डाइवर्जेंट में आप ये बताते हो कि ओरिजिन तो होगा सेम, जैसे ए और एडेस, इन दोनों का ओरिजिन एंसेस्टर सेम है, एक जगह से अलग अलग डाइवर्ज हो गए, डाइवर्जेंट। तो होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस है तो कन्वर्जेंट। क्लियर? ये ऑप्शन में देख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये रहा थर्ड सी आ गया ना, होमोलोगस और डाइवर्जेंट। अगला क्वेश्चन, द क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कीमोस्मोसिस, फिजियो का क्वेश्चन, प्लांट फिजियो,
कीमोओस्मोसिस बच्चों जो थ्योरी है पीटर मिशेल की, कीमोओस्मोटिक थ्योरी है ना, पीटर मिशेल ने जो दी थी 1961 में, नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों बाद में इसको। इन्होंने वही कीमोओस्मोटिक थ्योरी में बोला था कि वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट वगैरह H+ का जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, अब बच्चों ग्रेडियंट जो होता ना, ये हम अपने न्यूरल मेम्ब्रेन मसल फाइबर पे भी बोलते हैं कि ग्रेडियंट हमेशा जब क्रिएट होता है कि भी एक साइड में जब आयन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब ग्रेडियंट के बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो हमेशा हाई टू लो होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग होगा हाई टू लो। तो पहले उस ग्रेडियंट को क्रिएट करना पड़ेगा जब आयंस मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड में मूव करेंगे, देन ट्रांसफर फ्रॉम हाई टू लो। तो क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेस ऑफ कीमोओस्मोसिस, तो केमियोस्मोसिस के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो, अब बच्चों मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट क्रूशियल की बात कर रहा है सबसे मेन तो यहाँ आएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट प्रोटॉन प्रवणता क्रिएट होने के बाद ही वो एक्सचेंज होता है हाई टू लो आयंस का। क्लियर है? ये एनसीईआरटी की लाइन ही है वैसे तो। अगला क्वेश्चन बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल टिश्यू, तो प्राणी उत्तक के बारे में कथनों को पढ़े, टिश्यू का इक्वेशन है, एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट ट्रू और फॉल्स, और उनमें से उन स्टेटमेंट को देखो जो ट्रू और फॉल्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना बच्चों स्टेटमेंट वाले, तो इसने तो पूछ लिया ट्रू फॉल्स, वरना आप हर स्टेटमेंट के आगे भी लिख लिया करो, जैसा मैं बताता हूँ स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिख लो, गलत है तो फॉल्स लिख लियो। जैसे पढ़े अपन, पहला, बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी, शरीर को जो संरचनात्मक आधार प्रदान करता है वो हड्डी होती है, वो अस्थियां, मेन टिश्यू वही है, बिल्कुल ट्रू है। तो बोन वही है बच्चों जो स्ट्रक्चरल फ्रेम शरीर को प्रदान करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है, ढांचा बनाता है। सेकंड, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड नॉन प्लायबल विच रेजिस्ट कंप्रेशन। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो बच्चों सॉलिड है, ठीक बात है, नॉन प्लायबल होता है। नॉन प्लायबल का मतलब अनम्य, एनसीईआरटी में बिल्कुल 7th चैप्टर टिश्यू में मिलेगा ये। कार्टिलेज बच्चों फ्लेक्सिबल होती है, उपास्थि ईयर पिन्ना कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो ये प्लायबल होता है, अनम्य होता है, जबकि हड्डियों का बोन की बात आए तब नॉन प्लायबल होगा। तो इस नॉन प्लायबल की वजह से स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। द लिगामेंट अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, जो लिगामेंट है वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, गलत, लिगामेंट तो बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को मसल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर तो बच्चों टेंडन कहलाती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू विदाउट एक्सेप्शन द सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, सभी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं फाइबर तंतु रिलीज करती है बिना किसी अपवाद के, सही है क्या? गलत है। इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बच्चों, ब्लड हम पढ़ते हैं, ब्लड को क्या बोलते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, सूडो कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड में फाइबर नहीं होते। तो पहला ट्रू है, बाकी तीनों स्टेटमेंट कैसे हुए? फॉल्स हुए। ढूंढ लेना है कहां दिख रहा है आपको, ये रहा थर्ड में दिख रहा है, चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान फॉस्फोरिलेशन होता है वो क्या है? तो बच्चों हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की भी बात करते हैं, रेस्पिरेशन, और फोटोफॉस्फोरिलेशन की भी बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, उसी का एक सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन अकरिंग इन लाइट एंड डार्क कंडीशन, तो ऑक्सीकारी जो फॉस्फोरिलीकरण है रेस्पिरेशन वो, और प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण दोनों लाइट और डार्क में होते हैं, गलत बच्चों। फोटोफॉस्फोरिलेशन देखो नाम ही फोटो है, तो फोटो वाला जो फोटोसिंथेसिस है वो तो किस में होगा? लाइट में ही होगा ना। हाँ, ऑक्सीडेटिव में जरूर वो लाइट और डार्क रिएक्शन चलती है, वो अलग अलग पार्ट में होते हैं, स्ट्रोमा ग्रेना, लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में और डार्क अपने को पता है स्ट्रोमा में, इसके लिए सही है, बट फोटो के लिए गलत हो गया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर इन लाइट कंडीशन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन अकर इन डार्क, गलत हो गया बच्चों, फोटो का मतलब ही लाइट, रॉन्ग। सी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन डार्क कंडीशन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन अकर इन लाइट कंडीशन, बोलो सही है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन डार्क, हमेशा डार्क में भी नहीं, लाइट रिएक्शन भी तो चलती है। तो अगला डी स्टेटमेंट देखियो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर इन लाइट एंड डार्क कंडीशन, ठीक है, और फोटो अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मोर प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर अपना गया डी।
तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन लाइट और डार्क दोनों में चलेगा, बट फोटो फोस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट रिएक्शन में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है बच्चों। क्लियर? नाम ही फोटो फोस्फोराइलेशन है तो फोटो का मीन ही लाइट। अगला कॉकरोच का क्वेश्चन, द मेटामॉर्फोसिस शोन बाय कॉकरोच, कॉकरोच में किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो कोकरोच में मेटामॉर्फोसिस तो समझ गए ना आप, हम बोलते हैं लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस। अब वो अलग अलग टाइप का होता है, ए मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस, होलो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं ना अपन, होलो मेटाबोलस। तो कॉकरोच की स्टेजेज ये होती है कि बच्चों कॉकरोच में जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग से लार्वा नहीं होता, कॉकरोच में क्या बनता है, निम्फ। और निम्फ बच्चों फिर कन्वर्ट किस में होगा, एडल्ट कॉकरोच में। यही तो है, निम्फ को हिंदी में अर्भक बोलते हैं। निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होता है बच्चों, इस प्रोसेस को नाम देते हैं मोल्टिंग, निर्मोचन। और कॉकरोच में कितने बार, 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है और उससे फिर वो निम्फ कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट कॉकरोच में। तो निम्फ वाली जो स्टेज आती है, अगर यहां लार्वा होता तब तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता, पूर्ण कायांतरण, जैसे मॉस्किटो में, जैसे हनी बी में, जैसे हाउस फ्लाई में, उनमें कंप्लीट होता बच्चों, लार्वा होता है। यहां लार्वा नहीं, लार्वा की जगह क्या वर्ड यूज किया, निम्फ। एडल्ट के जैसा ही होता है बट छोटा होता है, पंख नहीं होते इसमें, एडल्ट में पंख होते हैं। तो इस मेटामॉर्फोसिस को एक्चुअल में तो नाम देते हैं ग्रेजुअल, क्रमिक कायांतरण या पोरोमेटाबोलस। ये सही वर्ड तो बच्चों इसके लिए ये आता है, ये एनसीईआरटी में वर्ड भी है अपने की। कॉकरोच में कैसा मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल, क्रमिक या पोरोमेटाबोलस, कंप्लीट नहीं है। यहां ऑप्शन देखो आप, कंप्लीट गलत, कंप्लीट विद एग, निम्फ एंड एडल्ट। अब देखियो कंप्लीट तब बोलेंगे जब इसमें लार्वा पाया जाए, यहां लार्वा नहीं है। इनकम्प्लीट विद एग, निम्फ एंड एडल्ट स्टेजेस, तो आंसर क्या गया, सी गया। उसमें एग है, निम्फ और एडल्ट है। लार्वा होता तो वो कंप्लीट या होलो मेटाबोलस कहलाता है। क्लियर? और वैसे एग्जैक्ट इसके लिए बच्चों अलग से वर्ड आता है, वो कौन सा, पोरो मेटाबोलस या ग्रेजुअल, क्रमिक कायांतरण। क्लियर? चलें आगे, चलो फिर अगला क्वेश्चन, when 12H plus pass through F naught F1 particle, सीधा ही आ गया, how many ATPs are produced, तो कितने बच्चों F1 F naught पार्टिकल से मेम्ब्रेन के थ्रू, जब ये पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है F naught F1 पार्टिकल से, जब H प्लस आएंगे तभी तो ADP से क्या बनेगा, ATP। और एंजाइम कौन सा आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेटेज, एटीपीएस तो तोड़ता है, एटीपी सिंथेसाइज करेगा। तो कितने H प्लस, तो हम बताते हैं ना कि 2H प्लस जब होगा तो कितना, एक एटीपी F नॉट F1 पार्टिकल से, पता ही आपको। तो यहां 12H प्लस है तो डिवाइड बाई 2, कितने एटीपी आ गए, सीधा ही 6 एटीपी। क्लियर? ये F नॉट F1 पार्टिकल वाला फंडा आपको ध्यान ही है, तो वहां से ये 2H प्लस से अपन 1 एटीपी कंसिडर करते हैं, तो ये आगे 6 एटीपी। रीड द फॉलोइंग मैच केयरफुली, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो। ये नर्वस सिस्टम के बच्चों, तंत्रिका के स्टेटमेंट, एनसीईआरटी के बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट है कार्पस कैलोसम कनेक्ट बोथ राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जो कार्पस कैलोसम है वो दाएं और बाएं सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर, अब कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ यहाँ शिली मिस्टेक हो जाती है। सेरिबेलर और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ये है सेरिबेलर, सेरिबेलम, सेरिबेलम था वो अनुमस्तिष्क, तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कार्पस कैलोसम कनेक्ट नहीं करता, वो कनेक्ट करता है किसको बच्चों, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को, ना कि अनुमस्तिष्क। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशन विद द हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम का काम है लैंगिक व्यवहार और इमोशन को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस के साथ, बिल्कुल सही है, ट्रू। इमोशनल ब्रेन बोलते हैं इसको। एसोसिएशन एरिया, सहभागी क्षेत्र, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, बिल्कुल 3 एरिया आते थे, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन, जो सबसे बड़े एरिया है वो बच्चों इंटरकनेक्टेड का काम करेंगे, मेमोरी इन सब से कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन।
मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल मोटिवेशन एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। मेडुला ऑब्लोंगेटा मोटिवेशन, अर्ज और ड्रिंकिंग हैबिटेट को कंट्रोल करेगा। गलत। ईटिंग ड्रिंकिंग वाला ये सेंटर तो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर हो गया? तो देख लो, 2 फॉल्स और बाकी दोनों ट्रू है। चेक कर लेना क्या पूछ रहा है आपसे। इनकरेक्ट पूछ रहा है, दे दियो आंसर। ठीक है, तो सेरेब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन, साइटोक्रोम इज ए, साइटोक्रोम पिगमेंट क्या मिलेगा साइटोक्रोम में? ये रहा, सीधा सा है, आयरन और पोरफायरिंग रिंग। तो ये आयरन को कवर किए हुए पोरफायरिंग क्या होती है? रिंग बच्चों आती है। तो बस साइटोक्रोम ले लो। हीमोग्लोबिन के रेफरेंस में भी अपन ये बोल देते हैं, तो सीधा ये आयरन विद पोरफायरिन रिंग, एक आयरन और 4 वो उसकी पोरफायरिन रिंग से कनेक्ट होता है सेंट्रली। चले, सीधा सही है। Which of the following statement is incorrect about human eye? मानव नेत्र के संदर्भ में गलत कथन को ढूंढो। इनकरेक्ट। आई से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हर बार। The diameter of the pupil is regulated by the muscle fiber of iris under autonomic nervous system। कि प्यूपिल का व्यास आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। आइरिस की पेशियां कंट्रोल करती है एएनएस के नियंत्रण में। सही बात है, प्यूपिल का डायमीटर तो आइरिस ही कंट्रोल करेगा बच्चों। आइरिस में 2 मसल्स बताते हैं अपन, रेडियल और सर्कुलर। अब उसको ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्री कंट्रोल करता है ना एएनएस। एएनएस की बच्चों 2 ब्रांच आती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अपने को पता है सिंपैथेटिक नॉर्मल टाइम, इमरजेंसी में सिंपैथेटिक है और नॉर्मल में पैरासिम्पैथेटिक। तो बच्चों इमरजेंसी के टाइम, डेंजर इमरजेंसी खतरे के टाइम अपने प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक। डायमीटर नॉर्मल या कम रहने के लिए पैरासिम्पैथेटिक, यही कंट्रोल करता है। तो सही है पहला। The retina of human eye has 2 type of cone which possess their own characteristics photopigment। ये कह रहा है कि जो रेटिना है, अपनी आंखों का रेटिना, उसमें 2 प्रकार के कोन होते हैं बच्चों। 2 प्रकार की शंकु सेल होती है। गलत है ना? अरे कौन 2 टाइप के थोड़ी होते हैं। कौन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। उसमें अलग अलग पिगमेंट होता है, साइनोलेब, क्लोरोलेब, एरेथ्रोलेब। साइनो तो ब्लू, क्लोरो ग्रीन, एरेथ्रो फॉर रेड कलर के लिए। 3 ही तो प्राइमरी कलर होते हैं। हाँ, इसको एम कौन, एस कौन, एल कौन भी बोल देते हैं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। बाकी 2 की जगह 3, ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर गया बी। अगला देख लो, द फोविया इज ए थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। ठीक है, जहां कॉन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। क्लियर बच्चों, फोविया पर केवल कौन ही होते हैं, और ये कौन भी कैसे होते हैं? ऑब्लिक, तिर्यक कौन, कलर वाले। लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। एनसीईआरटी की लाइन ही है, लाइट की प्रेजेंस में वो डिसोसिएशन होगा, पोलराइज, हाइपर पोलराइज जो बोलते हैं। तो ये बाकी सारे करेक्ट है। बी स्टेटमेंट इसका क्या हुआ बच्चों? इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ डी डिफरेंशिएशन इज। डी डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ है? ये आप एनाटॉमी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ते भी हो बच्चों। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। विभेदन, पुनः विभेदन आता ना, विभेदन अपन बोलते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन का मीन हुआ कि भाई नॉर्मली जो सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस डिवीजन हुआ, सेल्स की ग्रोथ हुई, फाइनली जब रिक्वायरमेंट नहीं होता बच्चों, डिवीजन बंद हो गया ना, अपन बोल देते हैं डिफरेंशिएट हो गया, विभेदित हो गया। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो, वाउंड वगैरह कुछ भी हो जाए, तो रिक्वायरमेंट के टाइम वापस से उनमें माइटोसिस स्टार्ट होता है। दैट्स कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, सॉरी डी डिफरेंशिएशन। माइटोसिस स्टार्ट हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो डी डिफरेंशिएशन। जब रिक्वायरमेंट हट गई तो वापस से माइटोसिस बंद हुआ, देन इट्स कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, माइटोसिस बंद होने के बाद वापस से स्टार्ट होना डी डिफरेंशिएशन, और बंद हो जाना रीडिफरेंशिएशन। ये तो होगा ना, रीडिफरेंशिएशन माइटोसिस नहीं होगा। तो ये बात कर रहा है डी डिफरेंशिएशन की। इसमें बच्चों रीगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड माइटोटिकली बाय डिफरेंशिएटेड सेल। तो विभेदित कोशिकाओं में वापस से विभाजन की कैपेसिटी को गेन करना, यही कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। पहला ही हो गया, माइटोटिकली डिवाइडेशन आ गया, फिर से बंद होना, उसको रीडिफरेंशिएशन बोल देंगे। फर्स्ट ही करेक्ट है। द इवेंट ऑफ लूजिंग द एबिलिटी टू डिवाइड बाय डिफरेंशिएटेड सेल, गलत। एबिलिटी तो स्टार्ट होगी डिवाइडिंग की। रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड मियोटिकली, मियोटिकली नहीं होगा, माइटोटिकली होगा, समसूत्री होगा, न कि अर्धसूत्री। चले बच्चों,
चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट विद देयर एग्जाम्पल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, मूवमेंट और उसके एग्जाम्पल को सही सेलेक्ट करो, सुमेलित करो। तो पहला बच्चों फ्लेजिलर मूवमेंट, फ्लेजिला कशाभ वाली मूवमेंट, फ्लेजिलर मूवमेंट का एनी एग्जाम्पल याद आ रहा है? बिल्कुल, ह्यूमन का जो स्पर्म है बच्चों, शुक्राणु की जो मूवमेंट है पूंछ वाली, वो फ्लेजिलर ही होती है। अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड याद कर लो, सूडोपोडिया, अपनी WBC इंपॉर्टेंट भी है, मैक्रोफेज वगैरह अमीबॉइड मूवमेंट होती है। सीलियरी मूवमेंट, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया है, ओम कंडक्शन में आ गए, ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स में सीलिया होते हैं। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालिसिक क्रमाकुंचन एलिमेंट्री कैनाल में भी होती है, मसल्स के थ्रू होता है, तो मैच कर लो। फ्लेजिलर मूवमेंट नॉन मस्कुलर है बच्चों, नॉन मस्कुलर का मतलब इसमें मसल्स का रोल नहीं है, स्पर्म की टेल के द्वारा हो रही है, विदाउट मसल्स। अमीबॉइड मूवमेंट मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट, ये WBC में हो रही है, अमीबॉइड है, सूडोपोडिया के द्वारा। सीलियरी मूवमेंट हो गई पासेज ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ओवा की जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा होगी? सीलिया। और बच्चों पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मस्कुलर है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की जो मस्कुलर इस लेयर है उसमें दो टाइप की मसल्स आप पढ़ते हो, LML और CML, और दोनों बच्चों स्मूथ मसल्स होती है। तो सीलियरी मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक कैसी हुई? मस्कुलर। क्लियर? फ्लेजिलर नॉन मस्कुलर है क्योंकि वो स्पर्म टेल के थ्रू, उसमें मसल्स का रोल नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट, द हार्मोन दैट कैन रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण प्रोसेस को रिप्लेस करता है, या ऐसे बोल सकते हो बच्चों वर्नेलाइजेशन के जो एंटागोनिस्टिक हो, सीधा ही हो गया, वर्नेलाइजेशन के जो विरोधी होता है, कौन सा हार्मोन? बिल्कुल जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ही होता ना, जिब्रेलिन फ्यूजिकोवा, वो फंगस वाला, वो राइस की बैकानी डिजीज बोलते भी अपन, वही जिब्रेलिन जो वर्नेलाइजेशन का एंटागोनिस्टिक है। वर्नेलाइजेशन पता ही अपने को, लो टेम्परेचर पे फ्लोरिंग को जल्दी करवाना, तो उसके एक तरह से विरोधी हार्मोन है जिब्रेलिन। कई टाइप के होते हैं बच्चों, जिब्रेलिक एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये सेकंड इसमें आ गया जिब्रेलिन। क्लियर? इसको एंटागोनिस्टिक वर्नेलाइजेशन का बोल सकते हैं, विरोधी हार्मोन। द नंबर ऑफ बाइसिफेलिक रिब्स इन ह्यूमन, मानव में बाइसिफेलिक पसलियों की संख्या, रिब्स से पिछले 2-3 साल में नीट में बच्चों क्वेश्चन बन रहा है। रिब्स आपको पता है अपने में कितनी होती है? 12 पेयर्ड। इसकी 3 कैटेगरी बताते हैं अपन, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। ट्रू रिब होती है बच्चों 1 से 7 जोड़ी, 1 to 7 पेयर। फॉल्स होती है 8th, 9th और 10th पेयर, और लास्ट की 11वीं और 12वीं जो पेयर है वो फ्लोटिंग होती है, प्लावी पसलियां। अब बाइसिफेलिक का मतलब बच्चों रिब्स की स्ट्रक्चर जब देखते हैं अपन, तो रिब्स का जो एंटीरियर पार्ट है, एपिकल पार्ट, उससे 2 ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है। एक को तो बोलते हैं कैपिटुलम, एक को बोलते हैं ट्यूबरकुलम। और ये जो कैपिटुलम ट्यूबरकुलम है ये बच्चों अपनी पीछे बैकबोन से जुड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम से, और रिब्स का ये वाला जो पार्ट है वो आगे जुड़ता है स्टर्नम से। ठीक है, तो 12 की 12 पेयर जो रिब्स है उनमें वो सारी रिब्स बच्चों वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, बैकबोन से जुड़ती है। तो बैकबोन से जुड़ने के लिए 2 हेड लाइक प्रोजेक्शन आते हैं, इसलिए रिब्स को बोलते हैं बाइसेफेलिक। ये सारी की सारी होती है 12 पेयर, 24। हाँ, स्टर्नम से सारी नहीं जुड़ती बच्चों, 1st to 7 स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ती है, 8, 9, 10 तो 7th रिब्स की कार्टिलेज से जुड़ती है, 11, 12 स्टर्नम से जुड़ती नहीं है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम से 12 की 12 पेयर्ड रिब्स फ्यूज होती है, और बैकबोन से फ्यूज जहां होती है वो 2 प्रोजेक्शन, और इसी वजह से रिब्स को क्या बोला? बाइसिफेलिक। क्लियर? 2 प्रोजेक्शन तो बाइसिफेलिक हो गई। नेक्स्ट बच्चों, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा का जो काइटिन का कंकाल है वो किसके बहुलकीकरण से बनता है? तो काइटिन बच्चों क्या होता है? होमोपोलीमर ऑफ NAG, नाग, N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। आंसर गया B, सीधा ही। चले हम फटाफट आगे, अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका। Which of the following combination is correct? निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है?
मेटल आयन लूजली अटैच्ड विद एपो एंजाइम एक्टिवेटर, कि मेटल आयन एंजाइम का क्वेश्चन है बच्चों, बायोमोलिक्यूल का ही, कि जो मेटल आयन है वो एपो एंजाइम एक्टिवेटर से ढीले जुड़े रहते हैं। ये तो समझ गए ना आप, एंजाइम के दो पार्ट, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट तो इसका एपो एंजाइम है, बाकी प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मिला के इसको होलो एंजाइम बोल देते हैं ना अपन, हाँ वही। तो प्रोटीन पार्ट तो बेटा जी एपो एंजाइम हो गया, बाकी उसमें आता है वो को फैक्टर में अपन को एंजाइम बोल देते हैं, मेटल आयन बोल देते हैं, अलग अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप वही। तो मेटल आयन लूजली अटैच्ड, मेटल आयन ढीले जुड़े रहते हैं बिल्कुल प्रोटीन पार्ट से। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू द एपो एंजाइम, जो ऑर्गेनिक पार्ट है नॉन प्रोटीन में वो एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा रहता है, ये भी है एनसीईआरटी में, तो ये इस एपो एंजाइम से टाइट जुड़ा रहेगा। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच लूजली टू द एपो एंजाइम को एंजाइम, को एंजाइम वाला जो है वो लूजली होगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला बच्चों क्या जुड़ा रहेगा, टाइटली। सही है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट। तो तीनों ही सही लग रहे हैं, तीनों ही सही लग रहे हैं, तो देख लो फोर्थ ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, फोर्थ ऑल ऑफ दीज है तो इसमें आंसर गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलें बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। Which of the following hormone stimulate RBC formation and secreted by JG cell of the kidney? कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है जो वृक्क की जेजी सेल से रिलीज होता है? यही क्लियर हो गया, कौन सा, एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रो बच्चों वर्ड ही हम किसके लिए यूज करेंगे, आरबीसी के लिए। ये भी आते हैं वहां से, लेकिन कैल्सिट्राइल तो ये विटामिन डी वाला है। रेनिन जो है वो आरएएस वाला, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला, आरबीसी के लिए एरिथ्रोपोएटिन। इन रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब जब टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो उसको हाइपोक्सिया, हाइपो का मतलब कम, कौन, ऑक्सीजन, उस रेफरेंस में एरिथ्रोपोएटिन आएगा जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रेरित करेगा। नेक्स्ट फिर से एंजाइम का क्वेश्चन है, द कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन हाउ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इज एक्टेड अपॉन बाय स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि कैसे, किस थ्योरी से आप बता सकते हो कि एंजाइम की थोड़ी सी क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट क्रियाधार को बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचो कौन सी थ्योरी थी, फिशर वाली, कौन सी, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक की में ये तो बोला था कि एंजाइम फर्स्ट फ्यूज होगा सबस्ट्रेट से और बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका ब्रेकडाउन हुआ बच्चों एंजाइम और प्रोडक्ट में, तो जो एंजाइम यूज हुआ वो एज इट इज इसमें बाहर निकल जाएगा। लॉक की तरह काम करता है, जैसे हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की चाबी होती है, वैसे हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो इसमें ये हो गया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट है, ये थोड़े से ही कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से रिएक्ट कर जाएगी, उस पर एक्ट कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा और क्या बना देगा, एंजाइम और प्रोडक्ट। तो आंसर आ गया ताला चाबी सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट फिशर। और ये बच्चों इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कोस्टलैंड ने दी थी ना, इसमें बताया था कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम शेप को चेंज कर लेता है, ये ज्यादा वैसे एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये जो पूछा उसके अकॉर्डिंग लॉक एंड की थ्योरी। फोर्थ, चलो आगे, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये हार्मोन से डिजीज का है बच्चों, दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, ये तो दे रखा है कॉलम हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपोकैल्सेमिक, हाइपर कैल्सेमिक, हाइपोथायरॉइडिज्म। तो हाइपर थायरॉइडिज्म का मतलब कौन सा, हाइपर थायरॉइडिज्म जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो तो कौन सी डिजीज होती है, पूछा हुआ है, नीट का भी क्वेश्चन है, हाँ ग्रेव डिजीज। तो हाइपर थायरॉइडिज्म में कौन सी हो गई, ग्रेव डिजीज होगी, तो ए के आगे थर्ड आ गया। हाइपोकैल्सेमिक कौन सा हार्मोन है बच्चों, हाइपोकैल्सेमिक जब कैल्शियम की कमी हो उस केसेस में कौन आएगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने वाला कौन सा है, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, जो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो अगर पीटीएच की कमी हो गई तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, क्लियर है। हालांकि पीटीएच बच्चों बढ़ाता है ना, तो पीटीएच को हाइपर कैल्सेमिक बोलते हैं, जबकि थायराइड का जो टीसीटी है, थायराइड कैल्सिटोनिन, वो ब्लड में कैल्शियम कम करता है तो वो हाइपो कैल्सेमिक कहलाता है। तो हाइपो जो ब्लड में कैल्शियम को कम करने वाला हो, हाइपर जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता हो, और हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरॉइडिज्म की कमी से ये क्रेटिनिज्म दे रखा है।
बच्चों में क्रेटिनिज्म अवटुवामनता ध्यान ही अपने को, ये इसमें किसकी कमी से। क्लियर है? तो मैच कर लेना, तो सीधे से ही है। चलो, हेलो, बेकाने फंगल डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बेकाने फंगल, वही फंगल कौन सा, हाँ जिब्रेलिन फ्यूजिकोवा वाला वही, और उसमें राइस में बच्चों में बेकाने थी ना, हाँ हिट वाला बढ़ गया था, तो वो कौन से एसिड से कनेक्टेड थी, उसी जिब्रेलिक एसिड से, चावल धान में देखी गई थी बेकाने फंगल डिजीज ऑफ राइस, सीधा सही जिब्रेलिक एसिड वाला। अगला, द सेट ऑफ हार्मोन दैट आर कलेक्टिवली नोन एज गोनेडोट्रोपिन, उस हार्मोन का समुच्चय ढूंढो जिन्हें गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। गोनेडो का मतलब बच्चों गोनेड, जनद पे जो असर करे, गोनेड में टेस्टिस और ओवेरी आते हैं, उस पर इफेक्ट करने वाले दो ही मेन हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच, इन्हें हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। देखो ऑप्शन, पहला ऑक्सीटोसिन एफएसएच तो सही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, एफएसएच एलएच और टीएसएच नहीं होगा। तो वैसे तो इसमें चारों ही नहीं जा रहे हैं बच्चों, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन है तो मोर प्रॉपर अगर आप देखो तो इसमें फर्स्ट अपन कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन का रोल नहीं होता। टीएसएच थायराइड वाला तो बिल्कुल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। मोर प्रॉपर बाकी एग्जैक्ट नहीं है, ऑक्सीटोसिन इंक्लूड नहीं है। हालांकि गोनेट्स पे, यूट्रस पे जरूर इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बाकी डायरेक्ट इसका गोनेट पे रोल नहीं होता। तो एग्जैक्ट तो एफएसएच और एलएच। तो यहां अगर मोर प्रॉपर की बात करें तो फर्स्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें एग्जैक्ट आंसर अपने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो उन चारों ऑप्शन में सबसे सही हो उसी को बच्चों सेलेक्ट करके आना होता है। अगला, एलएसडी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एलएसडी क्या है, हाँ लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड। हेलुसिनोजन भी होता है, ये भी भ्रामक भ्रम उत्पन्न करने वाला एलएसडी। और एलएसडी किससे एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों, कौन सी फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, अर्गट फंगस भी बोलते हैं, अर्गट फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, याद रखने वाला है। जैसे साइक्लोस्पोरिन का सोर्स है ट्राइकोडर्मा, वैसे एलएसडी एक एल्केलॉइड मान सकते हो, एलएसडी एक हेलुसिनोजिन है बच्चों, जैसे एट्रोपा बेलाडोना आता है, दतूरा आता है, वैसे ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया फंगस का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है, देखो देखिए देखो, दिख रहा है कैंकर डिजीज बता रखी है सिट्रस में, नींबू और इसमें। और कैंकर के लिए देख लो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहां कैंकर डिजीज को एक्सप्लेन करा, तो कैंकर बच्चों एक बैक्टीरियल डिजीज ना, देन जेंथोमोनास वाला, तो ये किसमें, सिट्रस कैंकर, खट्टे फल नींबू, और इसको जेंथोमोनास सिट्राई पहला ही हो जाएगा, इस बैक्टीरिया से होती है डिजीज कैंकर। चलें आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रिमिटिव, विकसित जो नहीं होता, आदिम न्यूक्लियस, कम विकसित, लेस डेवलप केंद्रक किसमें होता है, तो बच्चों आपको पता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट में कंपैरेटिवली लेस डेवलप, प्रिमिटिव आदिम केंद्रक होता है। तो देखो इसमें साइनोफाइसी, साइनोफाइसी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट है, इसलिए इनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव इंसिपिएंट। क्लियर, आदिम केंद्रक, कल्प विकसित केंद्रक। तो साइनोफाइसी बिकॉज ये क्या है, प्रोकैरियोट्स, बाकी सारे इसमें तीनों यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट, Which of the following blood plasma protein is correctly matched with their function, कि रक्त प्लाज्मा की किस प्रोटीन को उसके कार्य के साथ सही मिलाया गया है। तो बच्चों रक्त प्लाज्मा प्रोटीन में आप एल्ब्यूमिन पढ़ते हो, हम ग्लोब्यूलिन पढ़ते हैं, हम क्लोटिंग वाली प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन भी पढ़ते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला एल्ब्यूमिन, मेंटेन वाटर लेवल एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, ये
वाटर लेवल और ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है, बिल्कुल ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करने का, टू प्रोवाइड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, बिल्कुल जो ग्लोबुलिन है एंटीबॉडी मेडिएटेड, ग्लोबुलिन में गामा जो ग्लोबुलिन होती है बच्चों वही इम्यूनोग्लोबुलिन है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ही क्या है, एंटीबॉडी। 5 टाइप की IgG, वही सही है। फिब्रिनोजन हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, करेक्टली पूछ रहा है क्या, ठीक है। तो फिब्रिनोजन भी देखो आगे मैच करते हैं। फिब्रिनोजन हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल फिब्रिनोजन ब्लड कोगुलेशन स्कंदन में भी रोल, ऑल ऑफ दीज कर लेंगे इसमें, सही आ रहे हैं। एल्ब्यूमिन बच्चों मेंटेन इन वाटर लेवल, बाकी मेजर रोल इसका वाटर लेवल मेंटेन में नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जरूर आप इसको वाटर मेंटेन लेवल में बता सकते हो। एल्ब्यूमिन अपन बोलते हैं ना ब्लड। आर्किगोनिएट प्लांट इंक्लूड, आर्किगोनिएट प्लांट में किसको रखा गया, आर्किगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया किसमें बच्चों, मेनली बोलो, हाँ जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में तो उसकी जगह क्या गए, कार्पल पिस्टिल आ गए ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जबकि यहाँ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बच्चों होता है कि नहीं होता, नहीं होगा। एल्गी नहीं, ब्रायोफाइट्स में है, एल्गी नहीं, तो पहला आ गया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें आर्किगोनिएट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनिया जिसको बोलते हैं, थैलस पे जो ग्रो करती, और इसमें बच्चों जो जिम्नोस्पर्म आ गए, एंजियोस्पर्म जो आ गए वहाँ आर्किगोनिया, फिर वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कार्पल पिस्टिल वो सब फॉर्म हो जाते हैं, आर्किगोनिया वहाँ नहीं होता। तो ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में है, इसलिए इनको आर्किगोनिएट प्लांट बोल देंगे जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट हो। फ्लोवर इज पेरीगाइनस एंड द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही पूछ लिया, और क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। पेरीगाइनस, हाइपोर वो तो समझते ही अपन, एपिगाइनस, तो इसमें जो बच्चों पेरीगाइनस में क्या, जो थैलस है, थैलस के ही एक ही सेम लेवल पे अगर लगी हो, उसी लेवल पर ओवेरी और जो अदर फ्लोवर स्ट्रक्चर वो एक ही लेवल पर है तो पेरीगाइनस है। हाँ, और हाइपो और एपिगाइनस वो भी अपन पढ़ते हैं। तो पेरीगाइनस के बच्चों एग्जांपल रोज, ये तीनों है याद रखने वाले, पीच और प्लम, रोज पीच और प्लम, गुलाब रोज हो गया, वो आलू बखारा भी बोलते हैं अपन, आड़ू, वो इसी में, तो ऑल ऑफ दी जिसमें पेरीगाइनस कंडीशन, और पेरीगाइनस जब होता है तो ओवेरी को अपन हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना आपको, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लियो, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। अगला, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम दे आर नोन एज, कि जब पत्तियां और बच्चों स्टेम तने की लंबाई में वृद्धि होती है तो कुछ कोशिकाएं वहां बची रहती है शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, उसको क्या कहते हैं बताओ, ये लो लिव्स, और जब इसकी शूट की ग्रोथ होगी तो रिमेनिंग बच्चों जो पार्ट है जहां से फिर ब्रांचेस बन सकती है, जिनसे इन्फ्लोरेसेंस बन सकता है, आगे फ्लोर बन सकता है, हाँ वो वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, एक्सिलरी बड। ये लो एक्सिलरी बड, जिससे साइड ब्रांचेस इन्फ्लोरेसेंस बन सकते हैं, एक्सिलरी बड है। तो आंसर आ गया इसका सी। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की कौन सा कथन वृक्क के कार्यों के नियमन से के रेफरेंस में सही है? द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय जेजी apparatus ओनली। ये कह रहा है कि किडनी के कार्य मुख्य रूप से जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण के द्वारा, केवल जेजीए के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो बच्चों ओनली आ गया ना, इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जेजीए के अलावा हाइपोथैलेमस और वो एएनएफ जो हार्मोन हार्ट वाला वो भी इनको कंट्रोल करता है, जाना है ना, मेन तो वो हाइपोथैलेमस से आता है, एडीएच वाटर एब्जॉर्ब वाला, एक ये जेजीए एक वो भी, तीनों कंट्रोल करते हैं। तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ मेडुला टू रिलीज वैसोप्रेसिन और एडीएच, कि बॉडी से अगर बच्चों ब्लड का, फ्लूइड का, तरल का ज्यादा अगर लॉस होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर प्राशनग्राही एक्टिवेट होते हैं मेडुला के, तो मेडुला के थोड़ी होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, तो हाइपोथैलेमस के एक्टिवेट होते हैं बच्चों, और हाइपोथैलेमस से कौन आता है, एडीएच। ये भी गलत हुआ। सी एंजियोटेंसिनोजन, अगला देखो, एंजियोटेंसिनोजन
इज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिनोजन पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर थोड़ी होता है। एंजियोटेंसिनोजन तो पहले किस में बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में बदलेगा, सेकंड, और सेकंड होता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये भी गलत हुआ। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of ANF। बिल्कुल, अगर हृदय आलिंद की भित्तियों में ब्लड फ्लो फास्ट होगा तो आलिंद की भित्तियां एट्रियल वॉल बच्चों क्या रिलीज करेगी, ANF, जो बीपी को कम कर देगा। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर पेप्टाइड हार्मोन कंसीडर करते हैं, तो उसमें डी हो जाएगा। चलें फटाफट अगला क्वेश्चन बच्चों। तो डायग्राम दे रखा है, देख लो इसको एक बार। ये डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन, दिया गया चित्र किसमें निषेचन और भ्रूणीय परिवर्धन को दर्शाता है। तो बच्चों डायग्राम को जब अच्छे से देखोगे तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये पोलन ग्रेन, इन पोलन ग्रेन में बच्चों क्लियरली अगर अपन देखें तो पोलन ग्रेन में ऐसे दिखा रखे हैं, ये साइड में विंग लगे हुए हैं। पोलन ग्रेन के साइड में क्या है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, विंग्ड पोलन ग्रेन, पंख युक्त पोलन ग्रेन, हाँ हल्के, तो एयर के थ्रू पोलिनेशन। तो विंग्ड जब बच्चों पोलन ग्रेन आए तो अपने पास कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म। हाँ, जिम्नोस्पर्म में भी कौन इंपॉर्टेंट है, पाइनस। पाइनस में कैसे होते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन। साइकस में विंग्ड नहीं होते, वहाँ वो साइकस था लार्जेस्ट की अगर बात आ रही थी तो इसका आंसर आ गया पाइनस। तो पाइनस साइकस से भी जनरली बच्चों एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला, द प्रोटीनियस एंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड, मक्के का प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म क्या कहलाता है, वो व्हीट के दाने में भी अपन पढ़ते हैं बच्चों। आउटर जो प्रोटीन की कवरिंग है वो क्या होती है, एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म के बाद प्रोटीन की थिन कवरिंग एल्यूरोन हो गई। एल्यूरोन भी 2-3 बार आ गया ना। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर प्लांट इन, कि प्लांट में ये बच्चों मैग्नीशियम और जो आयरन है इनका रोल, मैग्नीशियम एंड आयरन नीडेड फॉर प्लांट इन। मैग्नीशियम तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम तो क्या बना रहा था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में एक मैग्नीशियम और चारों तरफ वो क्या, पायरोल रिंग, ठीक है। और तो मैग्नीशियम का मेन रोल तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स। और बच्चों जो आयरन है, अब देखो स्ट्रक्चरली तो मैग्नीशियम चाहिए और फंक्शनली आयरन का रोल भी इसमें होता है। तो मैग्नीशियम और आयरन फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स, पत्तियों में क्लोरोफिल सिंथेसाइज के लिए इनका रोल है, किसका, मैग्नीशियम और आयरन का। हीमोग्लोबिन में केवल आयरन आ जाता है साइटोक्रोम और में। नेक्स्ट चलें बच्चों, अगला क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect with respect to the histology of alimentary canal? आहार नाल की ओती की हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, आहार नाल की ओतीकी के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन को ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल के बच्चों 4 लेयर, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसल। ढूंढो। पहला है सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सीरोसा सबसे बाह्य परत है, सही है। विच मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल बच्चों। सीरोसा में क्या होता है, सबसे आउटर है तो कनेक्टिव टिश्यू तो कौन, WFCT, व्हाइट फाइब्रस। और मेसोथीलियम, मेसोथीलियम का मतलब ऐसी एपिथीलियम जो किसकी बनी है, मेसोडर्म की। और एपिथीलियम यहाँ बच्चों सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। ट्रू है पहला। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू इनर लॉन्गिट्यूडिनल एंड आउटर सर्कुलर। अब बच्चों पेशी स्तर में बिल्कुल चिकनी पेशियां होती है, अनैच्छिक, इनवॉलंटरी, इसी से तो पेरिस्टालिसिस होगा। लेकिन उसकी पोजीशन क्या दी है, इनर एलएमएल और आउटर सीएमएल। ये बच्चों गलत हो गया, एलएमएल तो बाहर होती है और सीएमएल इनर होती है। तो आउटर इनर के चक्कर में ये फॉल्स हो गया, तो इनकरेक्ट ही पूछा तो बी हो जाएगा। देख लो आगे सीओडी भी एक बार चेक कर लें अपन। सी, सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज ही होता है। और बच्चों जो ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा है उसमें इंपॉर्टेंट ब्रूनर ग्लैंड भी मिलती है, ध्यान रखना। एंड ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन द स्टमक, बिल्कुल स्टमक में एलएमएल सीएमएल के अलावा ऑब्लिक भी तीसरी भी आती है, इसलिए स्टमक में सबसे ज्यादा पेरिस्टालिसिस। अगला क्वेश्चन फिर एक डायग्राम का है, ये देख लो डायग्राम, वही आपके एनसीईआरटी का जो हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर है ना उसी का है। देखिए दिख गया वो अफीम वाला पोपी प्लांट,
पेपेवर सोमनीफेरम, उसके बारे में पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द प्लांट गिवन बिलो, इस प्लांट को आइडेंटिफाई करो जो दिया गया है। ये बच्चों पोपी प्लांट है, पेपेवर सोमनीफेरम वाला। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन प्लांट, इस प्लांट के से प्राप्त होने वाली ड्रग औषधि का इनकरेक्ट। तो इस प्लांट से तो बच्चों वो ओपियम, उससे फिर हेरोइन, स्मेक, मॉर्फिन, वो सब इसके मॉडिफिकेशन ही होते हैं। द ड्रग बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सीएनएस एंड जीआईटी, बिल्कुल इससे जो ओपियोइड ड्रग आती है बच्चों वो अपने उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सीएनएस में भी होते हैं, जठरांतर जीआईटी में भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पहला तो सही है, बी ये इनकरेक्ट पूछ रहा आपसे, फर्स्ट करेक्ट है। द ड्रग इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये जो मॉर्फिन होती है बच्चों तो वो बता रखा ना, मॉर्फिन सर्जरी में यूज होती है तो अत्यधिक प्रभावी पेन किलर है, सर्जरी वाले पेशेंट को दी जाती है, दर्द निवारक है, बिल्कुल सही है। बाय द एसिटाइलेशन ऑफ ऑब्टेन्ड ड्रग ए व्हाइट अडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉमनली कॉल्ड स्मेक, इस प्रोडक्ट के अगर अपन एसिटाइलेशन करते हैं, इसका एसिटाइलीकरण करते हैं तो एक सफेद गंधहीन क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है जिसे स्मेक बोलते हैं, ठीक है। हेरोइन स्मेक इससे प्राप्त होता है, ट्रू है। द ड्रग स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस, ये ड्रग नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उद्दीपक नहीं होती बच्चों, ये तो हेरोइन वगैरह काम डाउन उनकी एक्टिविटी को कम करती है, तो उद्दीपक स्टिमुलेट की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी। तो इसमें बच्चों वो जो है ना पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, फेफड़ों के आयतन और क्षमताएं, वहां से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। वो वॉल्यूम में तो आप टाइडल वॉल्यूम क्या पढ़ते हैं अपन, IRV, ERV, RV, इनको ऐड कर दो तो कैपेसिटी आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वही वहां से क्वेश्चन जनरली उनका वॉल्यूम ये पूछा जा सकता है। तो सीधी डेफिनेशन दे दी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मतलब बलपूर्वक अपन ने हवा को बाहर छोड़ा, उसके बाद कितनी एयर मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो, तो पूरा जो फेफड़ों में, लंग्स में बच्चों जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है वो ब्रीथ इन हम ग्रहण कर सकते हैं, वो जैव क्षमता होती है जिसको अपन वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। और अगर ये पूछ ले टोटल लंग कैपेसिटी तो बच्चों इसमें वाइटल कैपेसिटी के साथ क्या जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दो, और वाइटल में रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। इससे अगर वाइटल कैपेसिटी पूछे तो TLC अगर दे रखी हो तो TLC में से माइनस क्या कर दो, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है, चलो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कर रहा है। सिस एंड ट्रांस फेसेस आर प्रेजेंट इन, ये लो सेल ऑर्गेनल, सिस और ट्रांस नाम से समझ जाओगे, गोल्जी बॉडी, कैमेलो गोल्जी। सिस तो बच्चों जो ये न्यूक्लियस और है इसमें अपन बताते हैं ना 2 फेसिंग होती है, जिस गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी वेसाइकल वगैरह होती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ बच्चों जो फेस कर रखी है वो तो ट्रांस फेसिंग बोलते हैं, न्यूक्लियस की तरफ वाली है वो उसकी सिस फेसिंग होती है। हाँ, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, वही तो ट्रांस और सिस, गोल्जी बॉडी है, सीधा ही है, सिस ट्रांस से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चलो फिर रेस्पिरेटरी का कि श्वसन तंत्र से संबंधित इन कथनों को पढ़ो, पढ़ लो तो देर किस बात की है, पढ़ो। पहला, टाइप सेकंड एल्वियोलाई हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ ए केमिकल सर्फेक्टेंट कॉल्ड लैसिथिन व्हिच डिक्रीज द सरफेस टेंशन अराउंड एल्वियोलाई। अब बच्चों जो एल्वियोलाई होती है ना उसमें 2 टाइप की अपन न्यूमोसाइट सेल पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। एक तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है जो सीधे गैसेस को एक्सचेंज करेगी, एक न्यूमोसाइट होती है बच्चों से एक सर्फेक्टेंट आता है लेसिथिन, ये इंपॉर्टेंट है, और इस लेसिथिन का काम होता है सरफेस टेंशन को कम करना, पृष्ठ तनाव को कम करेगा ताकि एल्वियोलाई की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उनके कोलैप्सिंग को रोकेगा, इसलिए इनको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। तो एल्वियोलाई सेकंड एक केमिकल सर्फेक्टेंट लेसिथिन रिलीज करती है जो सरफेस टेंशन को कम करेगा, बिल्कुल सही है। The diffusion membrane for exchange of gases is made up of 3 major cellular layer। ये क्या कह रहा है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, एनसीईआरटी वाला ये डायग्राम देख लेना बच्चों,
रेस्पिरेटरी सरफेस, 3 लेयर होती है ना जहां से गैसेज का एक्सचेंज होगा, ये वाली, एक तो एल्वियोलर की एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम, और बीच में बेसमेंट सबस्टेंस, इनके बीच में से एक्सचेंज होता है, इसको अपन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन होती तो 3 है, बट क्या तीनों सेलुलर होती है बच्चों? तीनों सेलुलर नहीं होती। एल्वियोलाई की सेलुलर है, ब्लड वेसल्स की सेलुलर है, बट बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो ए सेलुलर होती है, उसमें सेल नहीं होती। तो सेलुलर 2 ही होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सबस्टेंस, ए सेलुलर। तो इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया, 3 नहीं 2 आएगा, बाकी होती टोटल 3 है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना मुख्य रूप से डिपेंड करता है PO2 पर। अगर PO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। ये तीसरा ट्रू हो गया। चौथा, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml CO2 टू द टिश्यू। 100 ml शुद्ध रक्त टिश्यू तक 5 ml CO2 थोड़ी लेके जाएगा, 5 ml O2 लेकर जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें देख लो, पहला ट्रू है और तीसरा ट्रू है, दूसरा और चौथा गलत है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट इनमें से ढूंढना है, तो 2 करेक्ट है बच्चों और 2 ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इन। सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां एब्सेंट होता है? एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, ऑल ऑफ दीज। अरे डिसजंक्शन कई जगह यूज होता है। मेटाफेज के बाद ये जो मेटाफेजिक प्लेट में बच्चों क्रोमोसोम जो अरेंज हुए हैं, ये वाले, तो क्रोमोसोम का जो मिड पार्ट है वही तो सेंट्रोमियर है। जब ये अलग अलग पोल पर ट्रांसफर होंगे, स्पिंडल फाइबर इनको खींचेगा, तो वही कौन से स्टेज? एनाफेज फर्स्ट में। सेंट्रोमियर डिवाइड थोड़ी हुआ बच्चों, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है। एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमेटिड और ये बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर, अभी डिवाइड नहीं हुआ एनाफेज फर्स्ट में। उसके लिए वर्ड आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, अब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़ के उसको अलग अलग पोल पर ट्रांसफर कर देगा, तो सेंट्रोमियर एनाफेज फर्स्ट के टाइम डिवाइडेड नहीं होता, वो नेक्ट रहता। होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों अलग हो गए, अलग अलग पोल पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट। वो डिसजंक्शन प्रोसेस होती है। चलें आगे। नेक्स्ट, इवोल्यूशन का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, देख लो। तो किस प्रकार के प्राकृतिक वर्ण का परिणाम है फ्रॉम ए हायर एंड नैरो पीक आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस? तो वही नेचर नॉर्मली मिड वैल्यू को सिलेक्ट करती है बच्चों। तो अगर अपने ग्राफ का जो मिड है वो और नैरो और पीक हो रहा है, संकड़ा, और हायर ऊपर की ओर पीक जा रही है बी वाली, तो नैरो और हायर हो रहा, तो स्टेबिलाइजिंग स्थायीकारी था। और अपने को पता है किसी एक डायरेक्शन में दिशा में खिसकता तो डायरेक्शनल बोल दो, और अगर उसके 2 पीक बन जाए तो डिसरप्टिव विदारक कहलाता है। तो नैरो और पीक हो रहा है तो स्टेबिलाइजिंग स्थायीकारी चयन, पहला ही हो गया। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, नीचे 4 कथन दिए गए हैं, ईच विद 1 ब्लैंक, उसमें सब में एक एक रिक्त स्थान है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक, उस ऑप्शन विकल्प को चयन करो जो उस रिक्त स्थानों को सही भरता है, सही पूर्ति करता है। तो भरते चलो। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द फेस ऑफ गोल्जी apparatus। ये कह रहा है कि फ्रॉम वेसाइकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द फेस। अब वही बात बच्चों, गोल्जी बॉडी में कोई भी मटेरियल एंटर कर रहा है तो उसके सिस से एंटर करेगा कि ट्रांस से? सिस फेस से एंटर करता है, ट्रांस से वो बाहर आता है। तो कौन से फेस से? गोल्जी apparatus में जाएगा, सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ लीव्स। अधिकतर जो क्लोरोप्लास्ट है वो पत्तियों की कौन सी सेल में मिलता है? मेसोफिल सेल जिसको बोलते हैं, उसी में मिलेगा, सही है। द न्यूक्लियोलस इज ए साइट फॉर एक्टिव। न्यूक्लियोलस में बच्चों कौन सा RNA? RNA सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम वाला वो न्यूक्लियोलस में ही है, केंद्री का। ड्यूरिंग जाइगोटीन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। जाइगोटीन में क्रोमोसोम गुणसूत्र जोड़े बनाना स्टार्ट कर देता है, ये प्रोसेस वही क्या कहलाती है बच्चों? सिनेप्सिस कहलाती है। ध्यान ही अपने को, ठीक है। अब देख लो, मैच करो। पहले में ट्रांस नहीं होगा, सिस से एंट्री लेता है, हाँ। सेकंड में मेसोफिल, सही है।
पहले में मेसोफिल नहीं है, सेकंड थर्ड में ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर 3 होगा, आरआरएनए होगा, फोर्थ में प्रोसेस सिनेप्सिस और फर्स्ट में तो फोर्थ आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, चलिए आगे। डार्विन फिंच इवोल्यूशन दिखा फिर। ऑन गैलापेगोस आइलैंड आर एग्जांपल ऑफ डार्विन की फिंच। डार्विन ने जिसे गैलापेगोस द्वीप पर यात्रा की थी, उसकी जो फिंच थी वो किसका उदाहरण है? तो देखो बच्चों, जो डार्विन की फिंच है ना, वो वैसे तो बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, अनुकूली विकिरणों का। डार्विन की फिंच एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का भी, प्राकृतिक वर्ण का। डार्विन की फिंच एग्जांपल है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन का, भिन्न देशीय जाति उद्भवन का। और वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का भी एग्जांपल है। कैसे अपन इनको समझते हैं? तो इन सब का एग्जांपल है डार्विन की फिंच। तो आपसे पूछे कि डार्विन की फिंच किससे समझाती है? अगर ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज करेंगे। एक अगर मोर प्रॉपर आंसर देना हो तो बेस्ट वो एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। तो एडेप्टिव रेडिएशन का तो आपको पता ही है, एक जगह से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, फिर वहां से बच्चों अलग अलग आइलैंड पे चली गई और न्यू स्पीसीज फॉर्म कर दी। मेन वो सीड ईटिंग थी, बीज खाने वाली। ये तो एडेप्टिव रेडिएशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जिस आइलैंड पे गई उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट होगी, बीक में चेंज आ गए, उसे नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जिसमें चेंज नहीं आए उसे नेचर ने रिजेक्ट कर दिया। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, भिन्न देशीय जाति उद्भवन। तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इस आइलैंड से मान लो ये अलग अलग आइलैंड पे आई, कुछ डार्विन की फिंच इस जगह आ गई, यहाँ आने के बाद उसकी बीक में चेंज आया और कई सालों बाद उसने एक नई स्पीसीज बना दी। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, स्पेशिएशन का मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जाति की उत्पत्ति। अब एलोपेट्रिक होता है बच्चों भिन्न देशीय, हिंदी में भिन्न देशीय बोलते हैं। तो यहां जो इस डार्विन की फिंच से जो नई स्पीसीज बन रही है वो जगह की वजह से हो रही है ना, अलग अलग आइलैंड पे गई तो नई स्पीसीज बन गई पुराने वाली से, तो एलोपेट्रिक हुआ, भिन्न देशीय, नई जगह जाकर। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक पृथक्करण। तो ये सारी जो फिंच थी वो आपस में भौगोलिक बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर से आइसोलेट थी। चाहे बीच में माउंटेन आए, ओशियन आए, तो आपस में सेपरेट होगी, आइसोलेट होगी। दैट्स कॉल्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इन तीनों को यहां समझा रहा है कौन? हाँ, डाइवर्जेंट तो हो गया ना, एडेप्टिव रेडिएशन है तो डाइवर्जेंट हो गया, एक जगह से स्टार्ट करके अलग अलग भेज रहे हो तो इसको डाइवर्जेंट ही बोलेंगे, डाइवर्जेंट भी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज है तो वो करो, अगर एक आपको आंसर देना हो तो बच्चों एडेप्टिव रेडिएशन करेंगे। क्लियर है? 45 मैच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल से कनेक्टेड। अच्छा क्वेश्चन। SER RER के फंक्शन बहुत बार पूछे गए बच्चों, मिला लो सीधा ये वैसे तो। लाइसोसोम, लाइसोसोम दिख रहा है मुझे, फेगोसाइटोसिस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, भक्षकाणु, गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी गोल्जी, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइड बनता है, ग्लाइकोसाइलेशन। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन है। तो RER तो प्रोटीन ले लो, SER सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड जिसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वाले हार्मोन। क्लियर, सीधा ही है। RER और SER के फंक्शन बहुत बार पूछे हैं। फिर सेल डिवीजन, सेल का क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द G2 फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ DNA इन डिप्लॉइड सेल रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है बच्चों कि किसी डिप्लॉइड सेल में फेज अपनी ग्रोथ आ गई, सिंथेसिस आ गई और G2 आ गई। G2 फेज के अंत में किसी द्विगुणित कोशिका में DNA और गुणसूत्रों की अमाउंट क्या होगी? तो मान लेते हैं अपन डिप्लॉइड सेल में DNA 2C और डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम 2N है, तो ग्रोथ फेज में 2-1 और DNA 2C। सिंथेसिस फेज में कौन सिंथेसाइज हुआ? DNA रेप्लिकेट हुआ तो DNA की नंबर डबल हुई। तो ग्रोथ फेज तक आते आते क्रोमोसोम तो वही रहे 2-1, बट DNA बच्चों रेप्लिकेट होके डबल हो गया 4C। तो रेस्पेक्टिवली क्रोमोसोम और DNA पूछा है तो क्रोमोसोम तो वही रहेंगे 2-1 और DNA हो गया सिंथेसाइज फेज में डबल, तो G2 के एंड तक आते आते वो डबल रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करो। इवोल्यूशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं ज्यादा। द डायनासोर वर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो। बिल्कुल एनसीईआरटी बच्चों, ये कह रहा डायनासोर अचानक से 65 मिलियन वर्ष के आसपास विलुप्त हो गए। बिल्कुल हो गए थे। वो बताया गया था ना कि कोई सडन मेटेरियोटिक एक्शन हुआ, उल्का पिंड टकराया, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ा, उस टेम्परेचर बढ़ने से वेजिटेशन खत्म हुई, तो पहले हर्बीवोरस बाद में कार्निवोरस डायनासोर खत्म हो गए। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो गए ना। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डायनासोर बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए।
वो बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला भी जाता है बच्चों, हक्सले ने बोला था ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रू, बिल्कुल पहले जो मैमल्स, स्मॉलेस्ट मैमल श्रू होता है, फर्स्ट मैमल्स थे। उसमें भी दो आते हैं, ट्री श्रू, एलिफेंट श्रू, एवोल्यूशन में पढ़ते हो आप। द निएंडरथल मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, बिल्कुल निएंडरथल का ब्रेन साइज 1400 सीसी था। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका 75 to 10,000 ईयर एगो। ये गोलमाल है, एनसीईआरटी में दे रखा है 1 लाख to 40,000 ईयर एगो। तो इस 75 to 10,000 की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला भी देख लो स्टेटमेंट, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजीज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल। हाँ ये बच्चों, ये जो लाइन है ना आपको इवोल्यूशन में है, सोचोगे कहाँ है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर के जो लास्ट पेज है वहां वो अपनी ह्यूमन स्कल, चिंपैंजी, बेबी एडल्ट चिंपैंजी का डायग्राम दे रखा है। उसके नीचे डायग्राम के क्या मेंशन कर रखा है वो पढ़ लेना, कि अपनी जो स्कल है वो बेबी चिंपैंजी के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। तो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर इसमें सी जाएगा इनकरेक्ट। तो हर चीज आपको देखनी है, एनसीईआरटी के डायग्राम भी आपको अच्छे से चेक करने हैं बच्चों। नेक्स्ट, इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल वॉल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, वही सेल बायो का फिर से, कि प्लांट और एनिमल में पढ़ते हैं बच्चों। साइटोकाइनेसिस जब होता है, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, तो प्लांट में तो सेंट्रल से चलता है पेरिफेरल की ओर, ये तो होता है सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। इसमें फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, गोल्जी बॉडी, फ्रेगमोप्लास्ट, वही स्पिंडल फाइबर यूज करते हैं। और एनिमल में अपन बात करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल। तो प्लांट की बात करा तो सेल प्लेट मेथड है वो, तो सेल प्लेट होगी सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर एंड मूव टुवर्ड्स पेरिफेरल ऑफ द सेल। तो सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर किस तरफ चलेगा, परिधि की ओर, सेंट्रल टू पेरिफेरल। ध्यान है, एनिमल में वो सेल फरो अलग होती है। अगला क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम आर, वेस्कुलर बंडल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। डाइकोट स्टेम में बच्चों वेस्कुलर बंडल देखियो, डाइकोट ओपन, ओपन तो होंगे बिकॉज कौन प्रेजेंट है, कैम्बियम होगा। कोलेट्रल हो गए, कोलेट्रल बताया था ओपन और क्लोज दो, कैम्बियम है तो ओपन नहीं तो क्लोज। एंडार्क, एंडार्क आपको ध्यान हो तो प्रोटोजाइलम की बच्चों पोजीशन, प्रोटो एंड मेटाजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, इनर साइड में है तो एंडार्क, और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो एक्सार्क बोल देते हैं। हालांकि ये जो एक्सार्क है ना, एक्सार्क तो आपको रूट में दिखेगा। स्टेम का अगर पूछा जाए तो स्टेम पूछा है तो एंडार्क, रूट होता तो एक्सार्क। तो प्रोटोजाइलम अंदर, एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर, एक्सार्क। क्लियर, आंसर गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओल्ड ट्री ट्रंक ऑफ मैंगो, आम का कोई पुराना पेड़, उसका तना, विच टिश्यू विल बी प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट, उस तने में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा टिश्यू होगा, बोलो। प्राइमरी की सेकेंडरी जाइलम, हाँ सीधी सी बात है भाई। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों होगी तो वेस्कुलर कैम्बियम से ज्यादा क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो वही तो रेस्पॉन्सिबल है उस मेन ट्रंक का जो मटेरियल है वो सेकेंडरी जाइलम से, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम को मेनली फॉर्म करता है। चलो सीधा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ प्रोटोकोर्डेट, कि कौन से समुच्चय में प्रोटोकोर्डेट्स है। टेक्सोनोमी का ईयर बिल्कुल एनसीईआरटी की एग्जांपल है। कोर्डेट्स में आते हैं ना बच्चों, प्रोटो और यू कोर्डेट। प्रोटो में कौन आता है, हाँ एक तो हम पढ़ते हैं कौन से, सिफेलोकोर्डेट, एक हम पढ़ते हैं यूरोकोर्डेट। तो सिफेलो में तो एक ही एग्जाम्पल है, वो एम्फियोक्सस बता रखा है, ब्रेंकियोस्टोमा, और यूरोकोर्डेटा में बच्चों साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा वही है। तो देख लो, बेलेनोप्टेरा तो वेल है, ये तो मैमल्स आ गया। डेल्फिनस भी मैमल्स है। डोलियोलम एसिडिया सेकोग्लोसस, सेकोग्लोसस तो हेमिकोर्डेटा है, ये प्रोटोकोर्डेट नहीं है। सेकोर बेलेनोग्लोसस तो चौथा दिख रहा है मुझे, साल्पा, डोलियोलम, ब्रेंकियोस्टोमा, ये सारे के सारे प्रोटोकोर्डेट्स जो मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द मोस्ट widely accepted method of contraception for female in India,
भारतीय महिलाएं में बच्चों सबसे ज़्यादा जो गर्भ निरोधक विधि है इंडिया के रेफरेंस में वो कौन सी है? हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, बच्चों में स्पेस रखने के लिए जो यूज़ की जाती है, हाँ आईयूडीज ही होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। इसमें भी एक अपने एनसीईआरटी के पीछे पूछ भी रखा है बच्चों, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया की अगर बात आए तब तो मोस्टली कोऑपरेटिव वगैरह आईओडीज है। अर्बन एरिया की अगर बात आए शहरी क्षेत्र में तब ज्यादा बच्चों ओरल पिल्स की बात करते हैं, गोलियां। बाकी कॉमन आए इंडिया के रेफरेंस में, कॉमन इंडियन फीमेल के रेफरेंस में क्वेश्चन आए तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन आपके सामने। फ्लोरल फीचर आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज, एंजियोस्पर्म की पहचान के लिए फ्लोरल पुष्पीय लक्षणों को सामान्यतः यूज किया जाता है। क्यों? रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर कंजर्वेटिव, दिख रहा है सही, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है तो चेंजेज के चांसेस कम होते हैं। वाइल वेजिटेटिव जो पार्ट होता है, ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्ट एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होता है तो उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, जबकि ये मोर कंजर्व रहेगा, इसलिए इसी को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन्वॉल्व इन वीवो फर्टिलाइजेशन? दो होते हैं, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो में तो बच्चों हम बताते हैं लेबोरेटरी वाला, इन विट्रो में तो जिफ्ट आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आ गया बच्चों, और इंट्रा स्पर्म साइटोप्लाज्मिक वो भी ICSI भी आ जाता है। इन वीवो की अगर बात करें तो इन वीवो का मतलब वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही, तो उसमें गिफ्ट आ गया, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ जाता है, इसका पार्ट आता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इन विवो की बात कर रहा है तो उसमें जिफ्ट नहीं आएगा, IUT नहीं आएगा, ICSI नहीं आएगा, डी आ जाएगा गिफ्ट एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पार्ट होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन का ही। ठीक है, नेक्स्ट चले। Which of the following is not true for double fertilization? निम्न में से दोहरे निषेचन के लिए क्या सही नहीं है? एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन उसके लिए सही नहीं है। It was discovered by Novoschin, इसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो सही है। द मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होगी तो बच्चों एंडोस्पर्म का केंद्रक बनाते हैं, भ्रूणपोष सही है। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड, गलत बात, एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत, सी गलत हो गया, और डिप्लॉइड की बजाय बेटा जी ट्रिप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन एनिमल ब्रीडिंग वाला, 9th चैप्टर स्ट्रेटेजी वाला, एनसीईआरटी दिख रही है मुझे तो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MOET, MOET के संदर्भ में गलत कथन, MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOET इज वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट एंड अप्लाइड फॉर कैटल। ठीक है, कैटल्स की संख्या वृद्धि के लिए MOET यूज करते हैं ना। मल्टीपल ओवुलेशन याद आएगा, FSS लाइक हार्मोन देते हैं बच्चों, सुपर ओवुलेशन करवाते हैं, ज़्यादा ओवम बनवाते हैं फीमेल कैटल्स वगैरह गाय और में, देन उन्हें डिजायर्ड बुल या उसके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा के वो फर्टिलाइज करवाया जाता है, फिर नॉन सर्जिकली उनको बाहर निकाल के अदर सरोगेट मदर में ट्रांसफर करवाते हैं। सही है पहला तो। In this, a cow is administered hormone with FSS-like activity to induce follicular maturation and super ovulation. बिल्कुल नॉर्मल से ज्यादा ओवुलेशन, सुपर ओवुलेशन होता है। सही है भी। तीसरा स्टेटमेंट, द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेज, सही है, आर रिकवर्ड सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। ये कह रहा है कि उन 8 से 32 कोशी की अवस्था को शल्य क्रिया द्वारा निकालकर सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं बच्चों, सर्जिकल नहीं है। अगर एनसीईआरटी को ढंग से आपने पढ़ा है तो वहां लिखा मिलेगा नॉन सर्जिकली, बिना शल्य क्रिया के उन्हें निकालकर सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं। तो सर्जिकली की वजह से ये हो गया गलत, आंसर गया सी। ये कम समय में हार्ड उसको बढ़ाने में काम आती है, तो सही है, सीधा ये थर्ड कर दो। नेक्स्ट, इन सम प्लांट, कुछ पौधों में पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्राइज्ड। पोलन परागकणों का मुक्त होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ कनेक्टेड नहीं होती, सिंक्राइज नहीं होती बच्चों। स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर देन रिलीज ऑफ पोलन। स्टिग्मा जो है वो पोलन के कंपेयर पहले ही रिसेप्टिव हो जाती है।
इसको बच्चों अपन एनिमल के रेफरेंस में पढ़ लेते हैं कई बार। अगर मेल गैमेट या मेल पहले मैच्योर हो रहा है कंपेयर टू फीमेल, तो वहां वर्ड आता ना प्रोटेंड्रस। फीमेल अगर पहले गैमेट मैच्योर हो रहा तो प्रोटोगाइनस, एंड्रोमेल, गाइनोफीमेल। तो ये प्लांट के रेफरेंस में देख लो, यहाँ स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट पहले रिसेप्टिव हो रहा है कंपेयर टू पोलन, मेल के कंपेयर पहले, तो प्रोटेंड्री की प्रोटोगाइनी, गाइनी, गाइनी टर्म फॉर फीमेल, एंड्रो टर्म फॉर मेल, एंड्रोजन। तो इसको अपन बोल देंगे प्रोटोगाइनी। आंसर गया बी। तो फीमेल पहले, प्रोटोगाइनी, मेल पहले हो रहा है तो प्रोटेंड्री। हाउ मेनी आर इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, इसमें से कितने इनकरेक्ट है, गलत मिलाए हुए इसमें कितने ढूंढने आपको। पहला मीनोपोज, रजो निवृत्ति, मीनोपोज, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन प्राइमेट फीमेल, प्राइमेट फीमेल में आर्तव चक्कर मेंस्ट्रुएशन का बंद होना मीनोपोज कहलाता है। सही बात है, 45-50 साल के बाद और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बच्चों मिनार्की बोलते हैं, ट्रू है। क्लीवेज, विदलन, रैपिड मियोटिक सेल डिवीजन अकर इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होने वाले तेजी से मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक होंगे कि माइटोटिक होंगे? क्लीवेज में तो माइटोसिस ही होता है, माइटोटिक होंगे, मियोटिक कहां होंगे? गलत है बच्चों, फॉल्स है। स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू पेनाइल यूरिथ्रा, स्पर्मिएशन में शुक्राणु एपिडिडाइमिस से बाहर आते हैं कि सर्टोली सेल से? हाँ, स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में धंसा रहता है, तो स्पर्मिएशन के टाइम वो सर्टोली सेल से बाहर आते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ना कि एपिडिडाइमिस से। गलत हो गया। इम्प्लांटेशन, रोपण, द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ब्लास्टोसिस्ट बच्चों मायोमेट्रियम से जुड़ेगा कि एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा? सबसे अंदर तो एंडो होती है, तो यहां आना क्या चाहिए? एंडो। तो इसमें सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो कितने इनकरेक्ट हो गए? 3 इनकरेक्ट हो गए, करेक्ट केवल इसमें फर्स्ट वाला है, कर देना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, डाइकोट में भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाओं का सही क्रम पूछ रहा है, तो आपको पता ही है क्या है। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद बच्चों कैसी टी शेप स्टेज अपन बोल देते हैं, देन ग्लोब्यूलर, ये तो आता है। ग्लोब्यूलर के बाद बच्चों प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, देन वो कोटिलेडोन बन गए तो हार्ट शेप स्टेज, देन मैच्योर स्टेज। ये तो होती है सीक्वेंस, ही तो है। तो जो टी शेप्ड है उसमें तो कितने सेल आ गए? कितने सेल स्टेज होगी? 4 सेल बोल देते हैं। ग्लोब्यूलर में कितने आ गए? 8 सेल। प्री एम्ब्रियो में फिर 16। देन वो जब कोटिलेडोन फॉर्म हो जाएंगे तो उसको अपन हार्ट शेप स्टेज बोल देते हैं, देन मैच्योर स्टेज। देख लो सीक्वेंस, प्रो एम्ब्रियो, टॉर्पिडो, ग्लोब्यूलर, ये गलत होगी, इससे पहले नहीं। जाइगोट, हार्ट शेप्ड और ग्लोब्यूलर, जाइगोट फिर हार्ट शेप्ड नहीं आएगी ना। ग्लोब्यूलर, टॉर्पिडो और मैच्योर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप। ये देखियो बच्चों एक सेकेंड, अब इसको क्लियर देखते हैं। ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर के बाद टॉर्पिडो और मैच्योर, देन हार्ट शेप। ये बच्चों उल्टी होगी ना, प्रो एम्ब्रियो का हार्ट फिर मैच्योर आएगी, तो इसमें ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो, तो डी हो जाएगा। जाइगोट आ गया, देन टी शेप्ड, देन ग्लोब्यूलर, फिर प्रो एम्ब्रियो स्टेज, देन हार्ट शेप्ड और फाइनली मैच्योर। इसी को तो बोल देते हैं। फोर्थ कर लो, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संदर्भ में ओड, विषम का चयन करो, गलत का चयन करो, जो प्लासेंटा से नहीं आता। प्लासेंटा से एस्ट्रोजन आता है, HCG आता है। ये HCG वही है बच्चों जिसका यूज प्रेगनेंसी टेस्ट में भी करते हैं, गर्भावस्था परीक्षण में। ऑक्सीटोसिन नहीं आता, ये तो हाइपोथैलेमस में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। HPL प्लेसेंटल लैक्टोजन भी आता है, तो सी गलत हो गया, बाकी तीनों प्लेसेंटा से आते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन। The genome of how many of the following organism has been sequenced during HGP, Human Genome Project, मोल बायो का क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन। HGP में, HGP टेक्निक, HGP जो प्रोग्राम था बच्चों, प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट 13 ईयर वाला, उसके थ्रू अपन एक जीन की सीक्वेंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बना ली थी, किसमें कौन सा जीन का क्या फंक्शन होता है। तो ह्यूमन के अलावा भी किस किस में वो HGP के थ्रू जीन सीक्वेंसिंग कर ली गई है, उसको आपको बताना है। ह्यूमन में कर ली गई, बिल्कुल। ईस्ट में कर ली गई, ड्रोसोफिला में हो गई, हनी बी में नहीं हुई, राइस में हो गई, व्हीट का नहीं है, अरेबिडोप्सिस में होगी, और सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस एक निमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक।
तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इज ड्रोसोफिला, राइस, सिनोरेप्टाइटिस और एरेबिडोप्सिस, इन सब में। तो इनमें 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल एनसीईआरटी का इनकी जीन सीक्वेंसिंग ज्ञात कर ली गई, क्रम अनुक्रम ज्ञात कर लिया गया। ह्यूमन का तो ही, उसके अलावा इन सब का भी। Which of the following will have the same ploidy level? निम्न में से किसमें समान गुणिता लेवल होता है? N2 जिसमें सेम मिले, उसकी बात कर रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका डिप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है। सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो इन तीनों का सेम नहीं है, अलग अलग है। ऊगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड, फर्स्ट पोलर बॉडी तो हैप्लॉइड होती है। सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, ये भी सेम नहीं है। फिर तो फोर्थ ही बचा, वही आना चाहिए, देख लो। फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म भी हैप्लॉइड। तीनों का क्रोमोसोमल सेट सेम है, सेम प्लॉइडी लेवल है, तीनों हैप्लॉइड है, तो आंसर डी गया। चलो आगे। Which of the following is incorrect in relation to an adapter molecule? एडेप्टर मॉलिक्यूल अनुकूलक अणु के संदर्भ में गलत। मोल बायो का क्वेश्चन। एडेप्टर मॉलिक्यूल बच्चों कौन? टीआरएनए को बोलते हैं, है ना, क्योंकि टीआरएनए से तो एडेप्ट होता हुआ, एक तरफ एमआरएनए जुड़ता है, एक तरफ वो अमीनो एसिड बनाता है, इसलिए उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इट हैज एन एंटी कोडोन लूप दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन। ये देखियो, ये अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना टीआरएनए की बच्चों, यहाँ एक्स्ट्रा कोडोन लूप भी होता है। तो ये एमआरएनए के बाइंड होने के लिए इसका कौन सा लूप होता है? यहाँ एंटी कोडोन होता है। जैसे फर्स्ट जेनेटिक कोड AUG है, तो इसके सामने UAC एंटी कोडोन होगा। हालांकि उसको रीड वैसे करते हैं, ध्यान है ना, 5 वाले ऐसे घुमा हुआ होता है बच्चों, नहीं एनसीईआरटी में कोइल करके बता रखा है, क्लियर डायग्राम सही है, पहला एंटी कोडोन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसआरएनए, इसको टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं एसआरएनए। इट हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच द बाइंड एमिनो एसिड। बिल्कुल, ये एंटी कोडोन है, इधर ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर है जहां एमिनो एसिड बाइंड होगा। एक तरफ एंटी कोडोन जो एमआरएनए से बाइंड हुआ, दूसरी साइड में एमिनो एसिड। तो 3 तो सही है। चौथा देखियो क्या कह रहा है। इट शो एन इन्वर्टेड एल शेप्ड 2D स्ट्रक्चर। 2D में ये इन्वर्टेड एल शेप्ड दिखता है, 2D में नहीं दिखेगा रे बालकों। इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर इसकी किस में होती है? 3D में होती है। बिल्कुल एनसीईआरटी में दिखेगा ये लाइन आपको। वैसे क्लोवर लीफ बताते हैं, और 3D की बात करें तो इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये गलत हो गया, चौथा। डी कर दूं मैं इसमें? कर दो फिर, आपने मान लिया तो कर ही दे। Which of the following is not synthesized by RNA polymerase थर्ड? अच्छा क्वेश्चन है। RNA polymerase फर्स्ट सेकंड थर्ड, यूकैरियोट में 3 बच्चों। कौन सा पॉलीमरेज किसे सिंथेसाइज करता है? ध्यान रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट से rRNA, सेकंड से mRNA, थर्ड से tRNA। इसके अलावा फर्स्ट से, अब सेकंड से mRNA के अलावा बच्चों एक HNRNA भी आता है। HNRNA भी आता है ना, हेट्रोजीनस HNRNA से फिर mRNA बनता है। फर्स्ट से rRNA भी बनता है, 5.8 भी बनता है, 28 भी बनता है, 18S rRNA भी, ये सारे फर्स्ट से बन जाते हैं राइबोसोमल वाले। थर्ड से tRNA बनता है, एक 5S RNA भी बनता है। ये सब किससे बनते हैं? न्यूक्लियर RNA। SN का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, न्यूक्लियस में होते हैं छोटे आकार के, तो ये ध्यान रख लियो। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड है बच्चों, थर्ड से tRNA देखो, नोट पूछा है, नोट सिंथेसाइज। tRNA बनता है, स्मॉल न्यूक्लियर भी बनता है, 5S भी बनता है। ये 5.8S rRNA नहीं बनता, 5.8 बनता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे। Which of the following हेल्थ डिजीज का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। Which of the following set of disease belong to same category causative agent? निम्न में से किन रोगों का समुच्चय एक ही रोगाणु से हो रहा है? सेम पॉजिटिव, या तो बैक्टीरिया से, सारे या वायरस से, प्रोटोजोआ देख लो। टिटनस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, तीनों के तीनों बच्चों बैक्टीरियल है, पहला ही चला गया। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तो वायरल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। चिकनगुनिया वायरल है, डेंगू वायरल है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। मम्स वायरल है, पोलियो वायरल है, प्लेग बैक्टीरियल है। तो पहला ही आ गया, पहले में तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज। अगला क्वेश्चन 67 जेनेटिक्स लग रही है बालकों। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस
F1PD में ये अपने को प्राप्त हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी डाई हाइब्रिड। इसका टेस्ट क्रॉस करवाया गया। अब टेस्ट क्रॉस में तो हमेशा बच्चों रिसेसिव पेरेंट होता ना, स्मॉल बी, तो ये क्रॉस कौन सा हुआ, टेस्ट क्रॉस करवा दिया। इन द प्रोजेनी जीनोटाइप, अब इस प्रोजेनी में कई जीनोटाइप बने, उसमें एक दे रखा है कैपिटल ए ये एंड स्मॉल ए कैपिटल बी वर मोर फ्रिक्वेंट देन, ये ज्यादा बने कंपेयर टू कैपिटल ए कैपिटल बी। देन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंटल शुड बी, ये कह रहा है कि इस डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव से होता है। ये 4 टाइप की प्रोजेनी आई, उसमें से ये जो प्रोजेनी दे रखा है क्वेश्चन में, ये प्रोजेनी बच्चों उन दोनों के कंपेयर ज्यादा बन रही है, इन प्रोजेनी का कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा है। ठीक क्वेश्चन है, सुनना अच्छे से। तो एक्चुअल में जो पेरेंट्स है उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये तो F1 है, F1 से ऊपर भी जो पेरेंट्स है उनका जीनोटाइप याद करना है। तो अगले ने कह दिया ये प्रोजेनी इससे ज्यादा है। देखो प्रोजेनी पे थोड़ा सा फोकस करो, आंखें खोलो अच्छे से। क्या कर रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी ज्यादा है इनसे। तो बच्चों जब आपने लिंकेज पढ़ी होगी, लिंकेज पढ़ी है क्या, अरे पहली बार थोड़ी सुन रहे हो वर्ड, वही मॉर्गन वाली लिंकेज, सहलग्नता, उसमें एक रिपल्सन, कपलिंग रिपल्सन थ्योरी, युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत देने वाले थे बेटसन एंड पुन्नेट। ये वही बेटसन है जिसने जेनेटिक्स वर्ड दिया था, ये वही पुन्नेट है जिसने चेकर बोर्ड मेथड भी बताई थी ना। तो बेटसन पुन्नेट ने एक दी थी कपलिंग रिपल्सन, याद कर लियो, लेथाइरस ओडोरेटस में, मीठी मटर में। अब इन्होंने बताया था कि बच्चों, एक सीधा सा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं, एक सिंपली आपको बता दूं क्या बताया था कि अगर एक क्रॉस ऐसे था, ये वाला है, अगर हम पेरेंट्स में देख रहे हैं गौर से बच्चों, अगर पेरेंट में डोमिनेंट जीन को एक साथ रखते हो, कैपिटल बी कैपिटल एल, डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, कैपिटल बी कैपिटल एल का मतलब दोनों डोमिनेंट है। अगर हम पेरेंट्स में दोनों डोमिनेंट जीन को, डोमिनेंट कैरेक्टर को एक साथ रखते हैं, तो F1 F2 में आगे जो प्रोजेनी आएगी उसमें भी कैपिटल जो जीन है, डोमिनेंट जीन है, वो क्या रहेगी, साथ साथ रहेगी। क्या बोला, अगर पेरेंट्स में डोमिनेंट एक साथ है तो अगली जनरेशन में भी वो क्या रहती है, साथ साथ रहती है। साथ रहना ही क्या कहलाता है, लिंकेज। समझ गए बात। दूसरा मैं इसमें समझाऊं, अगर हमने ये कॉम्बिनेशन लिया, इस कॉम्बिनेशन में बच्चों एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ये रिसेसिव डोमिनेंट है। तो अगर आप पेरेंट्स के फॉर्म में डोमिनेंट रिसेसिव को अलग अलग लेते हो तो अगली जनरेशन F2 में भी वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है, मतलब अलग अलग रहने की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो सिंपल सा समझ लो, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर की जीन आपने पेरेंट्स के फॉर्म में एक साथ ली है तो F2 जनरेशन में भी वो साथ साथ रहने को शो करेगी। साथ साथ रहना, कपलिंग, युग्मन, साथ। अगर हमने डोमिनेंट जीन को अलग अलग रखा है तो F2 जनरेशन में भी वो अलग अलग जाने की प्रवृत्ति दर्शाएगी। दैट्स कॉल्ड रिपल्सन, अलग होना, रिपल्सन। तो मतलब अलग होने वाले गैमेट के परसेंटेज ज्यादा होंगे, यहां साथ साथ बनने वाली कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। समझ गए। तो साथ है कपलिंग, अलग अलग है रिपल्सन। ये लिंकेज के पार्ट होते हैं बच्चों, ट्रांसोसिस वर्ड भी यूज कर लेते हैं। अब आओ वापस अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसमें आपको पेरेंट्स का नहीं पता है, F1 को हमने टेस्ट क्रॉस करवाया तो ये प्रोजेनी बनी। अब देख लो बच्चों, ध्यान से देखना, खुली है ये आंखें, ये लो, कैपिटल ए स्मॉल बी, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये वाली प्रोजेनी ज्यादा बन रही है। तो पहली प्रोजेनी में कैपिटल ए और दोनों भी स्मॉल है, मतलब डोमिनेंट जीन साथ साथ नहीं है। इसमें भी डोमिनेंट जीन एक साथ नहीं है, ये ज्यादा बन रही है। किससे ज्यादा बन रही है, इससे ज्यादा बन रही है। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट जीन साथ है, तो डोमिनेंट जीन साथ है, उनके ज्यादा अलग अलग की जो परसेंटेज है वो ज्यादा बन रही है। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों कि पेरेंट्स में भी कैसी कंडीशन रही होगी, पेरेंट्स में भी डोमिनेंट जीन एक साथ नहीं रहे होंगे। अगर साथ होते तो साथ वाली प्रोजेनी ज्यादा बनती, डोमिनेंट जीन अलग अलग है तो अलग वाली प्रोजेनी ज्यादा बनी है। बस तो देख लो, कॉम्बिनेशन पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन साथ है तो साथ जाना चाहिए, जबकि यहां अलग अलग वाली ज्यादा बन रही है।
कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, ये लो, इस कॉम्बिनेशन में डोमिनेंट जीन एक साथ नहीं है, तो अगली जनरेशन में भी वो साथ साथ नहीं गई। यहाँ कैपिटल बी डोमिनेंट साथ आ गई, ये भी पॉसिबल नहीं है, आंसर बी आ गया। मैं आपको लास्ट डी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ये समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी डोमिनेंट साथ है तो पॉसिबल नहीं है। लिंकेज से कनेक्टेड है, मैंने करवा रखा आपको बेटसन पुनेट की कपलिंग रिपल्सन थ्योरी। अगर पेरेंट्स में डोमिनेंट जीन साथ है तो F2 में साथ रहने की प्रवृत्ति दिखाएगी, वहां अलग अलग है तो अलग अलग जाएगी, बस सीधी बात है। अगला ह्यूमन हेल्थ डिजीज का क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एग्जांपल ऑफ सेलुलर बैरियर एक्सेप्ट, बैरियर आए थे ना इम्यूनिटी में, दो टाइप के पढ़ते हैं अपन, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में अलग अलग बैरियर थे बच्चों, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन में तो इंटरफेरॉन था। ये सेलुलर कोशिकीय अवरोध की बात करें, जो कोशिकीय अवरोध का एग्जाम्पल है एक्सेप्ट नहीं है, मतलब कुछ सेलुलर बैरियर में इंक्लूड नहीं है, तो नेचुरल किलर्स है तो इंक्लूड है, मैक्रोफेज भी है, न्यूट्रोफिल भी है, लिम्फोसाइट नहीं है। लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी तो किस में जाएगी, एक्वायर्ड में, वो इनेट में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन बायोटेक का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर ऑफ फॉर क्लोनिंग इन द यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट जीवों में क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर यूज किए जाते हैं, कौन से संवाहक यूज किए जाते हैं। प्लाज्मिड तो होता ही यूज, बैक्टीरियोफेज भी, टीआई प्लाज्मिड, डिसआर्म्ड रेट्रो, सारे हो गए। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, प्लांट वाला एग्रोबैक्टीरियम, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस, लेकिन डिसआर्म्ड का मतलब बच्चों हानिकारक, पहले उनका पैथोजेनिक जो फीचर है वो हटा दिया जाता है, ये सारे यूज करते हैं। ओल आ जाएगा इसमें, देख लो कहीं ओल दिखेगा आपको, चौथे ऑप्शन में दिखता ओल तो फोर्थ ही है। अगला 70 क्वेश्चन, बायोटेक, इफ आरडीएनए इज इंट्रोड्यूस इन ए जीन कोडिंग फॉर एम्पिसिलिन देन, अगर आरडीएनए को उस जगह लगाया जाए, ये बच्चों अपना वो था PBR 322, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले दो, तो ये कह रहा है अपना जो आरडीएनए या जो जीन है वो एम्पिसिलिन की जगह लगा दी जाए। उस जीन को हमने कहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस एम्पिसिलिन जीन जहाँ होती है वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या होगा, द होस्ट विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन, होस्ट एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं रहेगा। अरे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह तो आपकी डिजाइड क्या आ गई, जीन आ गई, अब उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं रही। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है ना उसमें बच्चों वो टेट्रासाइक्लिन का बता रखा है कि BMH फर्स्ट एंजाइम से कट करवाया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी चली गई। द होस्ट विल लूज रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन, बिल्कुल अब उस होस्ट में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह अपनी डिजायर्ड डीएनए जीन जुड़ चुकी है। क्लियर। क्वेश्चन 71, which of the following show the correct sequence of process with respect to the PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो सीक्वेंस है उनकी करेक्ट सीक्वेंस बता दो, बताओ बिना देखे ही। सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर पे वो सेपरेट हुए, एनेलिंग में प्राइमर जुड़ा, 2 सेट ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम ज्ञानियों, वो एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन, which of the following show the correct pairing of the organism and the number of chromosome found in myocyte, myocyte सेल में क्रोमोसोम की नंबर से, myocyte कंफ्यूज मत होना, myocyte से ये वो सेल है खुद डिप्लॉयड होती है बच्चों, myocyte सेल डिप्लॉयड है, लेकिन ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होता है वो myocyte कहलाएगी ना, तो डिप्लॉयड है इसमें मियोसाइस होगा फिर हैप्लॉइड बनेगी, तो मियोसाइट खुद डिप्लॉयड है, कंफ्यूज मत हो। मियोसाइट जिन सेल में आगे क्या होगा, मियोसिस होगा। ओफियोग्लोसम याद करो, टेरिडोफाइट है क्या, मैक्सिमम क्रोमोसोम 630 थोड़ी होते हैं, ये तो हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड में हो गए 1260 मैक्सिमम डिप्लॉयड, तो मियोसाइट का तो मतलब डिप्लॉयड है, गलत हुआ। पोटैटो 24 ये भी हैप्लॉइड है बच्चों, तो डिप्लॉयड में तो 48। मेज मक्के में डिप्लॉयड में 20 होते हैं, ये सही है। एप्पल में 17 नहीं 34, ये सारे हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड है, तो मियोसाइट तो डिप्लॉयड है, तो आंसर गया सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर। एंथर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के संदर्भ में इनकरेक्ट, गलत। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो जब बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आगे माइक्रोस्पोर वगैरह बनेंगे तो बच्चों कौन कौन से डिवीजन,
पहले मियोसिस देन माइटोसिस। कितने माइटोसिस? 2। वही वेजिटेटिव वगैरह जो सेल बनती है उसी का इक्वेशन है। द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर कंप्लीटली कंज्यूम टेपिटम एंड मिडल लेयर। ठीक है, टेपिटम जो न्यूट्रिशन देगा कंज्यूम करेगा। द माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्म्ड आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड, बिल्कुल टेट्राड के फॉर्म में अरेंज हुए। 4 सेल है तो इसलिए बोलते हैं इनको माइक्रोस्पोर चतुष्क है, टेट्राड। सही है दोनों। तीसरा स्टेटमेंट पे आओ। ईच माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व 1 मियोसिस, ठीक है, एंड 3 माइटोसिस। बेटा जी 3 नहीं, माइटोसिस कितने होंगे? 2 माइटोसिस होंगे, तो ये इनकरेक्ट हुआ। ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर इन 1 पोलन सेट। ठीक है, मियोसिस से वो क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बन जाएगा। क्लियर? थर्ड गलत हुआ, सी गलत हुआ। An allele genetics is said to be recessive when it express in। हम एलील को रिसेसिव कब बोलेंगे? जब बच्चों को कब एक्सप्रेस होगा? एलील तो समझ गए आप, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये एक जीन है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो उसके क्या है? एलील। कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है बच्चों। तो रिसेसिव एलील स्मॉल टी केवल कब एक्सप्रेस होगा? अगर वो डोमिनेंट के साथ है तब तो एक्सप्रेस नहीं होगा, तब तो प्लांट केवल टोल होगा। रिसेसिव केवल स्मॉल टी होगा बच्चों, तभी प्लांट ड्वार्फ होगा। तो रिसेसिव एलील हो, रिसेसिव करैक्टर हो, वो हमेशा कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होता है? ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक क्वेश्चन। और डोमिनेंट जो एलील है कैपिटल टी, वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगा और हेटेरोजाइगस में भी होगा, वो दोनों में हो जाएगा। बट रिसेसिव है तो ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मनजी अवस्था में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत कथन को चुनाव करो। जेनेटिक्स दिख रही है फिर से। लिंकेज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज संलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन के व्युत्क्रमानुपाती। सही बात है। लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या था? एक्सेप्शन था, अपवाद होता है बच्चों। लिंकेज का मतलब जीन का साथ साथ रहना, इंडिपेंडेंट में वो स्वतंत्र रूप से जाएंगे। पर्सन अफेक्टेड बाई पीकेयू डू नॉट शो मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा व्यक्ति जिसमें पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया रोग है वो मानसिक रूप से अवमंदित नहीं होता। गलत पढ़ना। पीकेयू जेनेटिक्स में दे रखा है, फिनाइल कीटोन यूरिया जिसकी जीन आपको 12वें क्रोमोसोम पे मिलती है। अब बच्चों पीकेयू जिसके है उसमें बताया था ना, फिनाइल पायरुविक एसिड दिमाग ब्रेन सेल में जमा हो जाएगा जिससे मेंटली रिटार्ड, मानसिक विमंदित हो जाते हैं। तो डू नॉट शो, डू नॉट की वजह से गलत हो गया, शो करता है मेंटली डिसऑर्डर। The F2 phenotype and genotype ratio the same in incomplete dominance। अपूर्ण प्रभावितता में F2 में जीनोटाइप फिनोटाइप सेम ही आएगा ना, 1:1 आएगा जीनोटाइप भी, 1:1 आएगा फिनोटाइप भी। इनकम्प्लीट में अपूर्ण प्रभावित, अरे वही मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन सही है, 1:1 आएगा। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ईच कैरेक्टर इनहेरिटेंस रिजेंबल ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये? डाइहाइब्रिड क्रॉस में ईच कैरेक्टर, प्रत्येक लक्षण की वंशागति मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह होती है। सही बात है। डाइहाइब्रिड में कितने हमने लिया? सीड, राउंड और येलो, 2 कैरेक्टर है ना बच्चों। डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर होते हैं। ये कह रहा है डाइहाइब्रिड के प्रत्येक कैरेक्टर की वंशागति मोनोहाइब्रिड की तरह होती है। बात थोड़ी सी घुमा दी लेकिन सही है। दोनों में से मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला, तो ये मोनोहाइब्रिड ही हुआ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मोनोहाइब्रिड हो गए। तो 2 मोनोहाइब्रिड का मतलब 1 डाइहाइब्रिड। इसीलिए तो मोनोहाइब्रिड में बच्चों रेशो आता है 3:1 फिनोटाइप। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वही 9:3:1 आ गया। सही है, डी स्टेटमेंट अच्छा है। चलो फिर आगे फटाफट क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको 76। फिर जेनेटिक्स का आ गया, गैमेट बनाने आते हैं आपको। ए मेन विद जीनोटाइप, एक व्यक्ति पुरुष जिसका जीनोटाइप ये है, मैं लिख देता हूं। और एक फीमेल का जीनोटाइप है बच्चों, ये लिख दिया, LL, कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल O स्मॉल o। ये अलग अलग स्पर्म ओवा प्रोड्यूस करते हैं। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q। भाई मेल से तो ये P टाइप के स्पर्म बनते हैं, फीमेल में Q टाइप के बनते हैं। तो P और Q कितने टाइप के होंगे? गैमेट बनाने आते हैं ना, फॉर्मूला आपको पता है, 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ लोकाई और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। हेटेरोजाइगस पेयर और नंबर ऑफ लोकाई भी ध्यान रख लेना। विस्थल लोकाई जहां जीन प्रेजेंट होते हैं,
ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी के पीछे जेनेटिक्स में एक एक्सरसाइज में अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ लोकाई देकर आपसे पूछा है कितने गैमेट बनेंगे। तो वहाँ ऐसे सोचने लग जाते हो, अरे लोकाई दीदी आप कैसे करें, हमने तो पढ़ा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, उसी को लोकाई के रेफरेंस में कितने लोकाई डिफर है उससे आप बना सकते हो। तो 2 की पावर n, यहाँ तो अपन हेटेरोजाइगस पेयर से निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालोगे देख लो, कैपिटल ई होमोजाइगस, कैपिटल F स्मॉल f हेटेरोजाइगस, कैपिटल G स्मॉल g हेटेरोजाइगस, कैपिटल H नहीं है, तो 2 हेटेरोजाइगस है, 2 की पावर 2। तो मेल में गैमेट बने 4 टाइप के, फीमेल में कैपिटल L नहीं, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल O स्मॉल o 3, 2 की पावर 3 से कितने 8, तो P 4 Q 8। ठीक, क्वेश्चन थर्ड कर दो, थर्ड नहीं B कर दो रे मोथों। चलो क्वेश्चन 77 आया, फिर जेनेटिक्स दिख रही है भाई, दिख रही है तो सोल्व करो। Which of the following is incorrect in relation to sex determination of organism? जीवों में लिंग निर्धारण के संदर्भ में गलत कथन। सेक्स डिटर्मिनेशन की मेथड आई थी ना, XXXY, XXX0, वो बर्ड्स में ZW, ZZ, वो सारी अपन उसी का इक्वेशन है। इन मेल ग्रास ओपर, नर टिड्डे में 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल ये होता ना इसमें X0 मेल में, X0 में कुछ स्पर्म में X होगा और कुछ में X नहीं होगा, 50% में होगा और 50 में नहीं होगा। सही है बेटा जी। यूजुअली फीमेल बर्ड प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल, फीमेल में ZW, बर्ड्स फीमेल में तो एक ओवम में Z होगा, एक अंडे में W होगा, तो 2 टाइप के प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ह्यूमन में मेल 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। नर मानव में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे से छोटा होता है। तो बच्चों जो X होता है ना वो बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम कंपैरेटिवली छोटा होता है। X बड़ा है, Y छोटा है, ध्यान रख लेना, शॉर्टर है। सही है बात ये, तीनों तो सही लग गए, चौथे में गड़बड़ होगी फिर तो। फोर्थ, इन डोमेस्टिक फोवल, मुर्गे पक्षी, फोवल मुर्गे, द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। वहां स्पर्म पे डिपेंड करेगा, एग के कंपेयर। गलत, बर्ड्स में ओवा 2 टाइप के होते हैं, स्पर्म तो एक ही टाइप का बनेगा Z, तो डिपेंड एग पर करेगा ना कि स्पर्म पे। क्लियर, तो डी गलत हुआ। चलें आगे, क्वेश्चन आपके पास 78। Which of the following is an incorrect statement? गलत कथन का चुनाव कीजिए। ब्राउन एल्गी हैज क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर। इन ग्रीन एल्गी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज लेमिनेरिन इन रेड एल्गी। लेमिनेरिन बच्चों, लेमिनेरिन और मैनिटोल कार्बोहाइड्रेट होता ना, शुगर एल्कोहल मैनिटोल, ये तो ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है, ध्यान है। अरे बायोमोलिक्यूल में मैनोज से मैनिटोल, शुगर एल्कोहल और लेमिनेरिन, ये तो ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है। रेड एल्गी का थोड़ी होता बच्चों। रेड एल्गी में तो क्या होता है, याद करो, फ्यूकोरिडिन, हाँ स्टार्च, वही अपन बोलते हैं ना स्टार्च वाला वो, जबकि यहां लेमिनेरिन और मैनिटोल ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है, तो ये गलत हो गया। अगला, द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी और कॉल्ड। कि किसी समुदाय में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की एबंडेंस को, उसकी उपलब्धता को कंट्रोल करती है, वो स्पीसीज भाई बोलते हैं ना कीस्टोन बच्चों। कीस्टोन मतलब जैसे जंगल में शेर, लायन, टाइगर, हालांकि खुद की नंबर कम होती है लेकिन ये बाकी स्पीसीज की एबंडेंस को कंट्रोल करते हैं, तो इनका रोल कीस्टोन स्पीसीज इनको बोला जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ही है, सीधा ही बता देता हूं मैं, कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन एन इकोसिस्टम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर। तो वही ग्रोस की नेट प्रोडक्टिविटी, कौन ज्यादा होता है, ग्रोस ही होगा ना ज्यादा। तो भाई इसमें तो आप रेस्पिरेटरी लॉस हटाओगे तब क्या आएगी, नेट प्रोडक्टिविटी। एग्जैक्ट जो टोटल होता है उसको तो ग्रोस ही बोलते हैं बच्चों, ग्रोस वैल्यू आती। तो हाईएस्ट की बात आ रहा तो ग्रोस प्रोडक्टिविटी होगी, रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दिया जाए देन वी कॉल नेट प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, बायोटेक वाला अपना जो 12th एप्लीकेशन चैप्टर, उससे बच्चों कि क्राई फर्स्ट एबी एंड क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट, तो ये याद ही रख लो आप।
तीन वो क्राइजीन वाला बता रखा है, एक तो क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई फर्स्ट ए बी, ये तीन। तो क्राई सेकंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी, ये तो बच्चों कॉटन कपास के लिए, और क्राई फर्स्ट ए बी है वो कॉर्न बोलवर्म मक्के वाला, तो ये ध्यान रखना है, तीन जीन इंपॉर्टेंट है। तो क्राई फर्स्ट ए बी है वो तो कॉटन के लिए, सेकंड ए बी सॉरी फर्स्ट ए बी किसके लिए, कॉर्न के लिए, तो इसमें आंसर अपना डायरेक्ट फर्स्ट आ गया बच्चों। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 82, द टू गैसेज मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस, इकोलॉजी वाला ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेजर रोल कंट्रीब्यूशन किसका, 60% के लमसम CO2, 20% के लमसम मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन N2O भी होती है, बट बच्चों हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन पूछा इसलिए CO2 एंड मीथेन आ गया। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई, ये देख लो डायग्राम वही इकोलॉजी में दे रखा है, इसको भी इससे अपने क्वेश्चन भी बना हुआ है पुराना इसी डायग्राम से रिलेटेड। आ गया ध्यान, तो बस ध्यान आ गया तो कर लो सोल्व। हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो वही इंसेक्ट है बच्चों, इंसेक्ट ही तो हो गए ना, आर्थ्रोपोडा में भी 70% सबसे ज्यादा इंसेक्ट हम कंसिडर करते हैं। यहाँ बी दिया है, ये बी है, ये सी और ये ए दे दिया, तो इंसेक्ट के बाद बच्चों सेकंड नंबर पे तो आता है मोलस्का 70,000 के लमसम, क्रस्टेशिया भी अपन पढ़ते हैं 50,000 के लमसम, तो ये तो इंसेक्ट हो गए, ए मोलस्का कंसिडर कर देंगे, सी इसमें क्रस्टेशियंस है और बी क्रस्टेशिया जिसमें अपन प्रॉन, क्रेब, झींगा उसको डिस्कस करते हैं, तो देख लियो। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए गए में से गलत कथन चुनाव करो, इकोलॉजी का ही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्रफल है उसका 6% के लगभग, थोड़ा सा कम भी बोल सकते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। है एनसीईआरटी लाइन, ट्रू है बच्चों, होते ही हैं। The Amazon rainforest is being cut and cleared for soybean cultivation or for conversion to grassland for raising beef cattle। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट को कट क्लियर किया गया, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए किया गया मॉडिफिकेशन, ये भी ट्रू है। एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हाँ, ऐसे एनिमल बच्चों जो प्रवासी प्रवृत्ति के होते हैं, माइग्रेटरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर उनके लिए हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट का मतलब एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रहने की जगह कम, एरिया कम हो गया, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, ट्रू है, बैडली इफेक्टेड। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज, इनको स्मॉल की बजाय लार्ज टेरिटरी की बच्चों रिक्वायर्ड होती है, पक्षी और स्तनधारियों को बड़ी लार्ज टेरिटरी चाहिए। ये इनकरेक्ट हो गया इसमें डी, बाकी सब क्या है, करेक्ट है, केवल डी इनकरेक्ट है इकोलॉजी के सारे स्टेटमेंट। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण की सीक्वेंस इन वाटर, जल में प्राथमिक अनुक्रमण की, तो एनसीईआरटी की इकोलॉजी का एक डायग्राम दे रखा है, अलग अलग स्टेजेस, वही है सीधी सी। फाइटोप्लैंक्टन, सबसे पहले वो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन आते हैं क्या बच्चों सबसे पहले, हाँ देख लो, सीडेज, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड, सारे स्टेटमेंट ही देख लो ना। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन ही हुए, फिर सीजेज, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, रूटेड हाइड्रो, ये ग्रासेज, ये तो उल्टा हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट, सीजेज, ग्रासेज एंड ट्रीज, ये वाटर की बात कर रहा है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सीजेज, फाइटोप्लैंक्टन गलत, फाइटोप्लैंक्टन ठीक है, फिर रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, सबमर्ज्ड डूबे हुए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट आ गए, फ्लोटिंग फिर सतह पे फ्लोट करने वाले हाइड्रोफाइट आए, रेड स्वाम्प स्टेज आई, मार्श मीडो दलदल बना, देन वहाँ ट्रीज आ गए, क्योंकि वो क्लाइमैक्स तो बच्चों मेजिक कंडीशन ही होता ना, सारे मीजोफाइट्स की ओर, मेजिक कंडीशन की ओर जाने को, वही उनकी नेचर होती है। तो इसमें आ जाएगा ये डी, उसी डायग्राम को देख लेना इकोलॉजी वाले को, सारी स्टेजेस बता रखी है। 86 क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट, गलत कथन आपसे पूछ रहा है, ये भी इकोलॉजी की स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट देख लो चाहे। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकर थ्रू डेट्रिटस फूड चेन, DFC, डेट्रिटस फूड चेन,
स्थलीय इकोसिस्टम में बच्चों लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकर्स थ्रू डेट्रिटस। तो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू जो एनर्जी का फ्लो है बड़े लेवल पर होता है डेट्रिटस। देन वो जो प्लांट की लीव्स वगैरह खाते हैं वो डेट्रिटस फीडर। अर्थोम भी इसी में आता, हाँ अपन उसको अपरदभक्षी भी बच्चों बोलते हैं। इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो इज ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी, ये भी इंक्लूड होता है। डेट्रिटस फूड चेन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट एनी लेवल। डीएफसी जो है ये कह रहा है किसी भी लेवल पर जीएफसी से कनेक्टेड नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, कहीं ना कहीं जो डीएफसी है वो ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी से कनेक्टेड होती है, तो सी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग। फोर्थ, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट ए फूड वेब, ठीक है, कई कनेक्शन को अपन खाद्य जाल फूड वेब बोल देते हैं। अगला 87 क्वेश्चन, मैच द आइटम इन कॉलम ए कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट। इनको मैच करो, करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो। लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल क्या था, गेट रिड ऑफ, किसको हटाने में, एफिड, ये लो गेट लेडी बर्ड बीटल एफिड को आ गया। माइकोराइजा, माइकोराइजा फंगल और ट्रीज, ग्लोमस फंगस का कनेक्शन होता है उच्च कुल के पौधों के साथ, वही माइकोराइजा है बच्चों। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा वही फंगस है, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो अदर इन्फेक्टेड फंगस कंट्रोल से बचाती है, ट्राइकोडर्मा। बायोगैस, बायोगैस में मीथेन तो मैथेनो बैक्टीरियम, मैथेनोजन। क्लियर, मिल जाएगा, देख लो, मैं इस द कॉलम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 88, चलते हैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद दो और। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के रेफरेंस में सही कथन का चुनाव, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से बच्चों। दे प्रोड्यूस एसिड द कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट। ये ऐसा एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो आंशिक रूप से मिल्क फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट गड़बड़ लग रहा है, फैट की जगह क्या आना चाहिए था बाल को, प्रोटीन, गलत हुआ। दे रिक्वायर ए सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो लगभग सभी को ऑप्टिमम टेम्परेचर और वो चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, सही है, तो हर बैक्टीरिया के लिए आप बता सकते हो। द प्ले ए बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। बिल्कुल, स्टमक में डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में भी इनका रोल रहता है। द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थियामिन। ये थियामिन की मात्रा बढ़ाकर पोषण न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बताता है। थियामिन तो बच्चों होता है विटामिन B1, जबकि लैक्टोबैसिलस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ ना, कौन सा विटामिन को, B12 को बढ़ाएगा। मिल्क से कर्ड बनेगा तो B12 बिसाइनो कोबालेमिन, ना कि B1। तो B और C तो ट्रू है, A और D फॉल्स है। तो इसमें आपसे करेक्ट पूछा है तो ढूंढ लो करेक्ट बच्चों, A और D आ जाएगा, A और D नहीं, B और C आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से गलत कथन का चुनाव करो, सेकंड लास्ट अपना क्वेश्चन। वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय मेरिस्टेमिक कल्चर। बिल्कुल, मेरिस्टेमिक कल्चर से हम विषाणु रहित प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमिक में बच्चों जो डिवीजन है वो वायरस के कंपेयर फास्ट होगा, जितना वो बढ़ेगा उस रेंज में रेशियो में वायरल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इन माइक्रो प्रोपेगेशन सोमाक्लोन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, सोमाक्लोन माइक्रो प्रोपेगेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ए लिविंग प्लांट सेल हुज सेल वॉल इज रिमूव्ड नोन एज प्रोटोप्लास्ट। बिल्कुल, बिना सेल वॉल के अपन उसको क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। पोमेटोज गैमेटिक हाइब्रिड, गैमेटिक नहीं होता बच्चों, पोमेटो क्या होगा, सोमेटिक हाइब्रिड होगा, कायिक संकर होगा, तो डी इसमें हो गया गलत, इनकरेक्ट। क्लियर, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 90th क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। गलत युग्म का चुनाव करो, ये हेल्थ डिजीज वाला क्वेश्चन। कोक, CNS डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट होता है कि स्टिमुलेंट होता है, अब साधक होता है कि उद्दीपक होता है, उद्दीपक होगा डॉक्टर्स। कोक वही एरिथ्रोजाइलोन कोका प्लांट से, कोक आ गया ना, वही जो डोपामिन ट्रांसमिशन में इंटरफेयर करता है, ये नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, उद्दीपक है, ना कि डिप्रेसेंट। तो पहला ही गलत हो गया, इनकरेक्ट। हेरोइन CNS डिप्रेसेंट, हेरोइन तो CNS डिप्रेसेंट अवसादक है, ठीक है, स्लो डाउन करता है। मॉर्फिन एक ऐसा ओपियोइड है जो इफेक्टिव पेनकिलर है, बिल्कुल सर्जरी वाले पेशेंट को दिया जाता है, दर्द निवारक है। उसके अलावा चरस हैलुसिनोजेनिक केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, चरस कैनाबिस से मिलता है, भांग, चरस, गांजा, हसीस। हालांकि हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज तो इतनी नहीं होती, बट यहाँ जो फर्स्ट है वो कंप्लीटली डिप्रेसेंट की वजह से गलत, उसकी जगह आएगा स्टिमुलेंट।
तो आज का बच्चों ये जो अपना लेक्चर है, ये जो वीडियो है, वो हमने आज एनटीए नेशनल टेस्टिंग अभ्यास का 45th बायोलॉजी का पेपर 1 to 90 क्वेश्चन सोल्व किए। उम्मीद है अच्छे से आपने देखा, सुना, समझा होगा। तो अब बच्चों जो गिने चुने दिन अपने पास बचे हैं एग्जाम के, उससे पहले बस आपको मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन विद समरी विद एक्सरसाइज और 2011 से 20 तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, साथ में मैं एनटीए के आप भी पेपर सोल्व करते रहो, 60 के बाद वाले, उससे पहले के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर। नेक्स्ट मैं एनटीए का 50 वाला पेपर लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि एनटीए वाले पेपर में बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उनको स्क्रीनशॉट लेके फिर एडिट करके लंबी प्रोसेस होती है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ बच्चों, उसमें और टाइम ज़्यादा लगेगा। एफर्ट करो कि इंग्लिश में मैं बोल बोल के वैसे समझा देता हूँ, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आएगी नहीं। ठीक है, आप यूं ही ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ लगे रहें, जुटे रहें, अपने सब्जेक्ट में घुसे रहें। बेटा जी अपना फाइनल टारगेट वही है, एक अच्छी रैंक इस नीट 2020 में सिक्योर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।